नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया देवराज चौहान सीरीज का एक और मजेदार उपन्यास फिक्स्ड गेम पार्ट 5। दिल्ली पहुंचकर वो दोनों अशोका होटल में चले गए। अशोका होटल दिल्ली का एक भव्य होटल है। यहाँ विमल ठाकुर और मिसेस विमल ठाकुर के नाम से एक कमरा पहले से बुक था। रिसेप्शन से उन्हें उस कमरे की चाबी मिल गई थी और वो कमरे में पहुंच गए थे। ड्राइविंग ने बुरी तरह थका दिया है। रजिया बिस्तर पर गिरती हुई सी बोली, इस वक्त आराम के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता। शाम को हमें समारोह भी अटेंड करना है और पार्टी में भी भाग लेना है। समारोह आज ही है? हाँ, आराम करने से पहले नहाकर कपड़े जरूर बदलूंगा। मुझ में तो किसी काम की हिम्मत नहीं है। रजिया ने बेड पर लेटे लेटे ही पैरों से ही एक दूसरे को खिसकाकर सैंडल उतारे थे और उन्हें इधर उधर उछाल दिया था। देवराज चौहान बाथरूम में जा घुसा। शावर की फुहार ने उसके शरीर और दिमाग को बहुत आराम पहुंचाया। उसकी सारी उलझनें उस फुहार में बह गई थी। वो तरोताजा होकर बाथरूम से निकला। देवराज चौहान ने देखा कि रजिया की आंखें बंद थी। वो नहीं जान पाया कि रजिया सो चुकी थी या सोने की कोशिश कर रही थी। देवराज चौहान ने यह जानने की कोशिश भी नहीं की और खुद भी बेड पर लेट गया। वो खुद भी आराम करना चाहता था। स्थिति ऐसी थी कि देवराज चौहान वक्त की धारा में बहे जाने के सिवा कुछ नहीं कर सकता था। उन दोनों ने शाम तक आराम किया था। शाम को देवराज चौहान से पहले रजिया उठी थी और रजिया ने देवराज चौहान को उस समय जगाया था जब वो नहा धोकर मेकअप भी कर चुकी थी। उसने अपने आप को इस तरह सजाया संवारा था कि देवराज चौहान उसे देखता ही रह गया था। क्या देख रहे हो? रजिया की आवाज छोटी, चांदी की घंटियों जैसी खनकी थी। कविता को न जाने किस कवि ने लिखी है। तुम भी आज से पहले कभी इतने निश्चिंत नहीं नजर आए थे। रजिया हंसी थी। हाँ, देवराज चौहान ने लंबी सांस ली। अब मैंने स्थिति पर संतोष कर लेने का फैसला कर लिया है। क्या मतलब? वो चौंकी थी। हर वक्त उलझे रहने और परेशान होने से भी तो कोई फायदा नहीं है। गुड। रजिया ने देवराज चौहान को प्रशंसनीय नजरों से देखा। आज तुम बड़ी अक्लमंदी की बातें कर रहे हो। खैर, अब जल्दी से तैयार हो जाओ। जल्दी से? क्यों? देवराज चौहान ने घड़ी की तरफ देखा। मैं 7-8 साल बाद दिल्ली आई हूँ। कुछ देर दिल्ली की सैर करना चाहती हूँ। रजिया ने सहज भाव से कहा। इतने सालों में यहाँ कुछ परिवर्तन तो आए ही होंगे। घूमने फिरने में कुछ समय बीत जाएगा, फिर हम प्रेसिडेंट होटल चले जाएंगे। देवराज चौहान बिस्तर से उठकर बाथरूम में जा घुसा। सिर्फ मुंह हाथ धोकर देवराज चौहान ने कपड़े बदल लिए। जब देवराज चौहान बाथरूम से निकला था, तब तक रजिया ने फोन करके कमरे में ही कॉफी मंगवा ली थी। कॉफी पीकर वो होटल से निकले और उस जगह पहुंचे जहां रजिया ने मर्सिडीज कार खड़ी की थी। रजिया ने कहा, तुम्हारा मूड हो तो तुम ड्राइव कर सकते हो। उसने कार की चाबियां देवराज चौहान की तरफ उछाल दी। नहीं। देवराज चौहान ने चाबियों का गुच्छा कैच करके फिर रजिया की तरफ बढ़ा दिया। ये रास्ते मेरे लिए बिल्कुल नए हैं। देवराज चौहान पहले कभी दिल्ली आया था या नहीं, यह बात उसे याद नहीं थी। फिर रजिया ने ड्राइविंग सीट संभाल ली थी और देवराज चौहान उसके बराबर में बैठ गया था। कार चल पड़ी थी। अभी रात उतरने में कुछ मिनट बाकी थे। एक जगह रुककर रजिया ने कार में पेट्रोल भरवाया था और वो फिर चल पड़े थे। रजिया देवराज चौहान को सड़कों और प्रसिद्ध इमारतों के नाम भी बताती जा रही थी और देवराज चौहान उन्हें याद करता जा रहा था। फिर 8 बजने से कुछ पहले रजिया ने देवराज चौहान से कहा, अब हम प्रेसिडेंट होटल चल रहे हैं। एक बात बताओ रजिया। पूछो। मैं तो विमल ठाकुर का हमशक्ल हूँ, मैंने मान लिया। लेकिन क्या तुम भी उसकी बीवी की हमशक्ल हो? नहीं, रजिया ने कहा। तो फिर तुम उस पार्टी में मेरी बीवी बनकर कैसे जाओगी? क्योंकि वहां विमल ठाकुर की बीवी को पहचानने वाला कोई नहीं होगा। विमल ठाकुर अपनी बीवी को कभी भी किसी समारोह में साथ नहीं ले जाता। वो एक बेडोल औरत है, इतनी फैटी कि उसके लिए 100 गज पैदल चलना भी मुश्किल है। तो विमल को ऐसी औरत से शादी करने की जरूरत ही क्या थी? देवराज चौहान ने हैरानी से पूछा था। असल में वो पहले काफी खूबसूरत
और सुडौल जिस्म वाली थी, लेकिन शादी के बाद वो बड़ी तेजी से मोटी होती चली गई थी। उस मोटापे की वजह से उसके नैन नक्श भी भद्दे होते चले गए थे। लेकिन शुरू-शुरू में तो लोगों ने उसकी बीवी को देखा ही होगा। देवराज चौहान ने पॉइंट उठाया था। उस वक्त विमल का सोशल स्टेटस इतना नहीं बढ़ा था कि वो बड़े-बड़े समारोहों या पार्टियों में बुलाया जाता। लक्ष्मी तो उस पर अचानक ही मेहरबान हो गई है। रजिया के सारे जवाब संतोषजनक थे। वैसे भी देवराज चौहान ने सोचा कि सारी प्लानिंग करते वक्त मोहिनी ने कोई पॉइंट ढीला नहीं छोड़ा होगा। कार एक बड़े गोल चक्कर से घूमने लगी तो देवराज चौहान ने एक ऊंचे और भव्य गेट को देखा जो शान से खड़ा था। यह क्या है? देवराज चौहान ने रजिया से पूछा। यह इंडिया गेट है, रजिया ने बताया। और इसके बीचों बीच चबूतरा सा क्यों बना हुआ है? उस चबूतरे पर आग भी जल रही है। वो अमर जवान ज्योति है जो हर समय प्रज्वलित रहती है। यह उन अमर शहीद सेना के जवानों की याद में जलाई जाती है जो पिछले युद्धों में देश और कौम की रक्षा में हंसते हंसते जान पर खेल गए थे और देश पर न्योछावर हो गए थे। गेट के दो छोटे छोटे कमरों में गार्ड भी तैनात हैं। उनका फर्ज है कि वो इस अमर जवान ज्योति को बुझने न दे। रजिया का जवाब पूरा होते होते उनकी कार काफी आगे निकल चुकी थी और एक तरफ मुड़कर दौड़ रही थी। इंडिया गेट से बहुत आगे मुड़कर एक सड़क रोशनियों से जगमगा रही थी। यही सड़क प्रेसिडेंट होटल की तरफ जाती थी। वहां के चौड़े रास्ते और भव्य इमारतें ऐसी थी जिन्हें देखकर भारत की सामर्थ्य का एहसास होता था। प्रेसिडेंट होटल दूर से ही इस तरह जगमगाता दिखाई दे रहा था जैसे तारे जमीन पर उतरकर एक जगह इकट्ठे हो गए हों। देवराज चौहान और रजिया को होटल के ऊंचे विशाल लोहे के गेट से अंदर लॉन तक पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं हुई। गेट पर तैनात AK-47 राइफलें लिए गार्डों को विमल ठाकुर के नाम का निमंत्रण पत्र और अपनी पहचान पत्र दिखाने भर से उन्हें प्रवेश मिल गया था। देवराज चौहान को इस पर सख्त हैरानी हुई थी। उसका ख्याल था कि सिक्योरिटी प्रबंध बहुत टाइट होंगे। देवराज चौहान ने अपनी आशंका रजिया के सामने प्रकट की तो रजिया धीमे स्वर में बोली, हमारी संपूर्ण तलाशी ली जा चुकी है। वो कब? देवराज चौहान के मुंह से निकला। अगर वो अपनी याददाश्त न खो बैठा होता तो यह प्रश्न न पूछता। ऐसी बातें तो हमेशा उसके दिमाग में रहती थी। रजिया ने धीमी आवाज में ही जवाब दिया, हम अदृश्य किरणों के बीच में से निकले हैं। उन किरणों ने हमारा एक्सरे एक कंप्यूटर पर भेजा होगा और स्क्रीन पर वो सारी चीजें नजर आ गई होंगी जो हमारे कपड़ों के अंदर या बाहर मौजूद हैं। यहाँ तक कि हमारे अस्थि पिंजर भी नजर आ गए होंगे। ओह माय गॉड! देवराज चौहान बोला, मेरा दिल घबरा रहा है। क्यों? रजिया ने चौंक कर कहा, क्या तुम अपने साथ कोई बारूदी हथियार लेकर आए हो? नहीं, मैं इसलिए घबरा रहा हूँ क्योंकि यह एक बहुत बड़ा सरकारी समारोह है। तुम अपने दिमाग में एक बात अच्छी तरह बिठा लो कि तुम खुद भी देश की एक बहुत बड़ी हस्ती हो। विमल ठाकुर, स्टील किंग। तुम्हें तो हर पल आत्मविश्वास से भरपूर नजर आना चाहिए। यहाँ ऐसे लोग भी तो होंगे जो विमल ठाकुर को जानते होंगे, पहचानते होंगे। जरूर होंगे। रजिया मुस्कुराई थी। तो वे जरूर मुझे संबोधित भी करेंगे, देवराज चौहान ने धीरे से कहा। वो तो होता ही है, सब लोग पार्टी में मिलते जुलते हैं। तो फिर? देवराज चौहान ने पूछा। मैं किसको किस बात का क्या जवाब दूंगा? गोल मोल जवाब देते रहना। मुझे और मुझसे ज्यादा मोहिनी जी को तुम्हारी अक्लमंदी पर पूरा भरोसा है और हमें मालूम है कि तुम इस तरह की किसी भी स्थिति को बड़ी आसानी से हैंडल कर सकते हो। और फिर मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। विमल ठाकुर को जानने वाले सारे लोग मेरे लिए नए नहीं हैं। मैं सबके बारे में सब कुछ जानती हूँ। मैं तुम्हें कुछ न कुछ टिप देती ही रहूंगी साथ साथ। बातचीत यहाँ तक पहुंची थी कि वो लॉन में पहुंच गए जहां मेहमान जमा होने शुरू हो गए थे। पेड़ पौधों में छुपी रंग बिरंगी रोशनियों के बीच घास पर जगह जगह मेजें लगी हुई थी, लेकिन ज्यादा लोग ग्रुपों में बातें कर रहे थे। विभिन्न ड्रिंक्स से भरी ट्रॉलियां इधर उधर घूम रही थी। किसी प्रकार के भी पेय की कमी नहीं महसूस की जा सकती थी। रजिया देवराज चौहान को लेकर एक खाली मेज पर जा बैठी
और देवराज चौहान इधर उधर नजरें दौड़ाने लगा। देवराज चौहान को वहां कई जाने पहचाने चेहरे नजर आए। ये मंत्री या नेता थे या फिर फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े अभिनेता। देवराज चौहान इनकी तस्वीरें कई बार अखबारों और टीवी पर देख चुका था। एक वर्दीधारी व्यक्ति ड्रिंक्स की ट्रॉली उनके पास ले आया। रजिया ने उस पर से शैंपेन और जिन के गिलास उठा लिए। शैंपेन उसने अपने सामने रखी और जिन का गिलास देवराज चौहान के सामने रख दिया। लेकिन देवराज चौहान ने विरोध किया। श्श! रजिया ने होठों पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा किया। मैं जानती हूँ कि तुम स्कॉच पीना चाहते हो, लेकिन यहाँ नहीं। यहाँ विमल ठाकुर को जानने वाले कई लोग मौजूद हैं। वो तुम्हें स्कॉच पीते देखकर चौंक उठेंगे। क्यों? देवराज चौहान ने आश्चर्य से पूछा। यहाँ बहुत से लोग स्कॉच पी रहे हैं, लेकिन विमल ठाकुर हमेशा जिन ही पीता है, आज भी जिन ही पिएगा। देवराज चौहान ने मुंह तो पिचकाया, लेकिन मजबूरी में इसके सिवा क्या किया जा सकता था। उसी वक्त दबा दबा सा शोर उभरा कि सूचना और प्रसारण मंत्री प्रभाकर राव आर्नोल्ड के साथ आ रहे हैं। सारे नेता अभिनेता उनके स्वागत के लिए आगे बढ़ गए। आखिर मुझे यहाँ करना क्या है? देवराज चौहान ने पूछा। रजिया के चेहरे पर देवराज चौहान के इस सवाल से गंभीरता छा गई थी। कुछ क्षण सोचती रही, फिर बहुत धीमी सरसराती आवाज में बोली, तुम्हें यहाँ आर्नोल्ड श्वांगेर का कत्ल करना है। क्या? देवराज चौहान के मुंह से निकला और जिन का गिलास उसके हाथ से छूटते छूटते बचा। इसकी परवाह मत करो कि तुम यह कैसे करोगे, क्योंकि तुम्हारे पास कोई हथियार तो है नहीं। रजिया की आवाज में किसी नागिन सी फुंकार थी। महान मोहिनी ने सब व्यवस्था कर रखी है। रिवॉल्वर पहले से यहाँ पहुंच चुका है। जल्दी ही वो तुम्हारी जेब में रखा होगा। देवराज चौहान के दिमाग पर एक गाढ़ा सा गुब्बार छाने लगा था। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि उसे ऐसे खतरनाक काम के लिए फांसा जा रहा था, जिससे पूरी दुनिया में सनसनी फैल जानी थी। देवराज चौहान फिर संभल कर सोचने लगा, अगर मैं यहाँ आर्नोल्ड पर फायर कर दूं, तो आर्नोल्ड मरे या ना मरे, लेकिन मैं यहाँ से जिंदा बचकर नहीं निकल सकूंगा। यहाँ इतने बड़े लोगों की सुरक्षा में सैकड़ों गार्ड और बॉडीगार्ड पेड़ों वगैरह के पीछे जरूर पोजीशन लिए सतर्क खड़े होंगे। जहाँ एक गोली चली, धमाकों से पूरा इलाका गूंज उठेगा। और मैं? देवराज चौहान ने झुरझुरी दी। मेरी लाश के भी चीथड़े उड़ा दिए जाएंगे। देवराज चौहान इन सोचों से और भयानक रहस्य उद्घाटन से इतना परेशान हो गया कि एक ही सांस में जिनका पूरा गिलास चढ़ा गया। फिर उसने एक ट्रॉली वाले को इशारा किया। ट्रॉली पास आई तो देवराज चौहान ने झपट कर जिनका दूसरा गिलास उठा लिया। रजिया की बात ने देवराज चौहान के दिमाग की चूलें हिलाकर रख दी थी। जब ट्रॉली वाला ट्रॉली लेकर चला गया तो रजिया ने कहा, आखिर तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? गलती हो गई। देवराज चौहान का लहजा जहरीला हो गया था। मुझे तो इस वक्त खुशी से भांगड़ा करना चाहिए था तुम्हारी बात सुनकर। बिल्कुल, रजिया ने गंभीर आवाज में कहा। मोहिनी जी के किसी आदेश का पालन करना बहुत बड़ी खुशी की बात होती है, और उसके बाद गोलियों से छलनी होकर मर जाना शायद उससे भी ज्यादा बड़ी खुशी की बात होती होगी। देवराज चौहान की आवाज का जहर बढ़ गया था। मौत सिर्फ उनका मुकद्दर बनती है जो महान मोहिनी जी के आदेशों की अवहेलना करते हैं। रजिया की आवाज में गंभीरता कायम थी। जो उनके हुक्म मानते हैं उनको कभी मौत नहीं आती। देवराज चौहान रजिया के जवाब से भीतर ही भीतर खौलकर रह गया था। उसे उस व्यक्ति की बातें याद आ रही थी जो रेलवे रेस्टोरेंट में आश्चर्यजनक और भयंकर मौत का शिकार हो गया था। उसने देवराज चौहान से कहा था, मोहिनी एक विदेशी एजेंट है। और अब यह बात देवराज चौहान को सच लगने लगी थी। आर्नोल्ड का कत्ल एक अंतरराष्ट्रीय साजिश थी, भारत सरकार को बदनाम करने की, और ऐसी साजिश कोई दुश्मन देश ही कर सकता था। अब देवराज चौहान काफी हद तक इस खेल को समझने लगा था और मन ही मन परेशान हो रहा था। सूचना प्रसारण मंत्री प्रभाकर राव और दूसरे कई मंत्री तथा सांसद आर्नोल्ड के साथ अब लॉन में आ चुके थे। उनके साथ भारतीय सिने जगत के कई हीरो और सितारों की तरह जगमग करती कई हीरोइनें भी थी।
कई बड़े बड़े प्रोड्यूसर और डायरेक्टरों के चेहरे भी इस भीड़ में अपनी झलक दिखा रहे थे। लॉन में मौजूद ज्यादातर लोगों का ध्यान उन्हीं की तरफ था, लेकिन संयोग से देवराज चौहान ने देख लिया था कि उनमें एक चमचमाती औरत ऐसी थी जो सिर्फ और सिर्फ उसी की, यानी देवराज चौहान की तरफ ही देख रही थी। रजिया भी अब मुख्य अतिथि और उसके साथियों की तरफ आकर्षित हो गई थी। अचानक देवराज चौहान के दिमाग में एक धमाका सा हुआ। प्रिंसेस तानिया? मर्जाबा ने देवराज चौहान से कहा था कि देवराज चौहान इस समारोह में प्रिंसेस तानिया से जरूर मिले। देवराज चौहान ने सोचा, तो क्या यह औरत प्रिंसेस यानी राजकुमारी तानिया हो सकती है? देवराज चौहान की तरफ वो औरत ऐसे देख रही थी जैसे उसने देवराज चौहान को पहचान लिया हो और उससे मिलना चाहती हो। देवराज चौहान भी कनखियों से उस औरत की तरफ देखता रहा। उस औरत की उम्र लगभग 40 साल होगी। लंबे कद और सुडौल जिस्म के साथ साथ खूबसूरत चेहरे की मालिक थी। उसके चेहरे से ऐसा गर्व झलक रहा था जैसे वो किसी अच्छे खानदान से संबंध रखती हो। वैसे तो वहां सभी बड़े बड़े लोग ही थे और सुंदर सुडौल औरतें भी थी, लेकिन वो औरत उनमें अलग ही चमक दमक रही थी। क्या देख रहे हो? रजिया की आवाज ने देवराज चौहान को चौंका दिया। कुछ नहीं। देवराज चौहान कुछ हड़बड़ा गया था। वो वास्तव में बहुत खूबसूरत है। रजिया मुस्कुराई। बेशुमार मर्द उसके पुजारी हैं। अगर तुम उसकी तरफ आकर्षित हो गए हो तो यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। देवराज चौहान ने सोचा, जब रजिया को मेरी उस तरफ आकर्षित होने का पता लग ही गया है तो फिर लगे हाथ मुझे उस औरत के बारे में कुछ जान ही लेना चाहिए। देवराज चौहान इस तरह मुस्कुराया जैसे अपनी हरकत को ताड़ लिए जाने पर छेप रहा हो। फिर उसने धीरे से पूछा, वैसे कौन है वो? प्रिंसेस तानिया, रजिया ने जवाब दिया। प्रिंसेस तानिया? देवराज चौहान ने इस तरह दोहराया जैसे यह नाम वो पहली बार सुन रहा हो। हाँ, रजिया बोली, यह एक रियासत के भूतपूर्व राजा की बेटी है। उसकी उम्र इतनी हो चुकी है, लेकिन उसने अभी तक शादी नहीं की। क्यों? इस बारे में तुम्हें कुछ पता है? इसे कोई मर्द ही पसंद नहीं आता, रजिया ने मुंह बनाकर कहा। न जाने क्या समझती है वो अपने आप को। इसके शादी न करने के बारे में अजीब अजीब अफवाहें भी हाई प्रोफाइल लोगों में फैली हुई हैं। कैसी अफवाहें? मेरा ख्याल था कि तुम मेरी बात का अर्थ समझ जाओगे, रजिया ने गोलमोल जवाब दिया था। रजिया के इस गोलमोल जवाब से देवराज चौहान समझ गया था कि वो अफवाहें क्या हो सकती हैं। देवराज चौहान सिर्फ इतना कहकर चुप हो गया। हम लोग फिजूल बातों में पड़ गए हैं, रजिया उकताए हुए लहजे में बोली। मुझे एक बात पर हैरानी हो रही है, देवराज चौहान ने रजिया की आंखों में देखते हुए कहा। किस बात पर? विमल ठाकुर का कोई जानने वाला अब तक मेरे पास क्यों नहीं आया? यह संयोग भी हो सकता है कि इस वक्त विमल ठाकुर का कोई जानकार यहाँ न हो। हाँ, तो मैं यह कह रही थी कि अब हमें कुछ काम की बातें करनी चाहिए, रजिया बोली। तो कर लो ना, देवराज चौहान मुस्कुराया। मैं अभी 4-5 मिनट के लिए तुमसे अलग होंगी। कहाँ जाओगी? देवराज चौहान ने उत्सुकता से पूछा। उधर पास में ही, रजिया गंभीर थी, जहां से मुझे रिवॉल्वर लाना है। वो रिवॉल्वर लाकर मैं तुम्हें दूंगी और वो रिवॉल्वर तुम आर्नोल्ड पर उस वक्त इस्तेमाल करोगे जब सारे लोग डिनर के लिए जाएंगे। खाने का प्रबंध अंदर हॉल में किया गया है। उस रिवॉल्वर से गोली तुम क्यों नहीं चलाती? देवराज चौहान ने कड़वे लहजे में कहा। अगर ऐसा आदेश मिला होता तो मैं जरूर गोली चलाती। चलाती ही नहीं, बल्कि आर्नोल्ड को खत्म भी कर देती। तो यह आदेश तुम्हें क्यों नहीं मिला? यह तुम महान मोहिनी जी से ही पूछना, रजिया ने मुंह बनाकर कहा। फिर खड़ी होती हुई बोली, मैं अभी आई। रजिया चली गई। उस दौरान देवराज चौहान ने जिन का दूसरा गिलास भी खाली कर दिया था। फिर देवराज चौहान ने एक जाती हुई ट्रॉली से तीसरा गिलास भी उठा लिया। जिन के 2 गिलास पीने के बाद भी देवराज चौहान ने बहुत हल्का सा सुरूर ही महसूस किया था। उसकी वजह शायद यह थी कि देवराज अपने दिमाग पर बहुत दबाव महसूस कर रहा था। यह एक दलदल थी जिसमें देवराज चौहान धंसता ही जा रहा था। यही बात
उसे लगातार परेशान किए हुए थी। मोहिनी की बात ना मानने से उस पर आफतें तो टूटती ही रही थी, लेकिन आर्नोल्ड को गोली मारने के बाद तो देवराज चौहान को फांसी का तख्ता भी नहीं नसीब होना था। उसे ऑन द स्पॉट मौत की सजा दे दी जानी थी। देवराज चौहान बड़बड़ाया, मुझे इस बात पर जरा भी यकीन नहीं कि वो मोहिनी मुझे बचा लेगी। एक खनकती हुई मधुर सुरीली आवाज ने देवराज चौहान को चौंका दिया। क्या मैं यहाँ बैठ सकती हूँ? देवराज चौहान ने चौंक कर बोलने वाली को देखा। वो प्रिंसेस तानिया थी। देवराज चौहान के जिस्म में सनसनी की लहर दौड़ गई। तशरीफ रखिए, देवराज चौहान के मुंह से निकला। थैंक यू। वो बैठ गई। मेरा नाम तान्या है। लोग मुझे प्रिंसेस तान्या कहते हैं। मेरा ख्याल है कि आप सोच रहे होंगे कि मुझे किस तरह तलाश किया जाए। जी जी, इसलिए मैं खुद ही आपकी सेवा में चली आई। धन्यवाद। देवराज चौहान की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बात करे। प्रिंसेस तानिया ने एक नजर उस तरफ देखा जिस तरफ रजिया गई थी। रजिया अब उधर नजर नहीं आ रही थी। मिस्टर राजदेव, प्रिंसेस तानिया फिर देवराज चौहान की तरफ आकर्षित हो गई थी। क्या आप जानते हैं कि आप मौत के जाल में फंसे हुए हैं? जब भी आपने उस जाल से निकलने की कोशिश की, आप किसी न किसी मुसीबत में फंस गए। मैंने कई बार आपको उस जाल में से निकालने की कोशिश की थी, मगर कामयाब नहीं हो सकी थी। उल्टा उन कोशिशों में मेरे 2 आदमी भी मारे जा चुके हैं। ओह, तो वे दोनों आपके आदमी थे, जिनमें से एक चौपाटी पर और दूसरा मथुरा रेलवे स्टेशन पर। हाँ, प्रिंसेस तानिया ने देवराज चौहान की बात काटकर जल्दी से कहा, मारे जाने वाले वो दोनों मेरे ही आदमी थे। कहीं आपका हर्ष भी वैसा ही न हो? अनायास देवराज चौहान के मुंह से निकला। प्रिंसेस तानिया धीरे से हंस पड़ी। हंसी उड़ाने वाला अंदाज था उसका। मेरे आसपास इस वक्त एक ऐसा सुरक्षा चक्र कायम है जिसे वो महान कहलाने वाली मोहिनी नहीं तोड़ सकती। वैसा ही सुरक्षा चक्र आपने अपने उन दोनों आदमियों के आसपास क्यों नहीं बनाया था? देवराज चौहान ने भी व्यंग से पूछा। चौपाटी पर मरने वाले के प्रति तो मुझसे चूक हो गई थी। मैंने उसकी सुरक्षा का कोई प्रबंध नहीं किया था, लेकिन दूसरा आदमी अपनी मूर्खता की वजह से मारा गया था। उसे चलती हुई ट्रेन से नहीं उतरना चाहिए था। उसकी मूर्खता के कारण ही मेरे वो आदमी ट्रेन से उतर नहीं सके थे, जिन्हें मैंने उसकी सुरक्षा के लिए उसके पीछे लगा रखा था। अगर वो चलती ट्रेन से न कूदता तो मैं निकल जाता। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने प्लान बना ही लिया था कि अगर मेरा आदमी असफल हो जाएगा तो मैं आपसे यहाँ मिल लूंगी। लेकिन मुझसे मिलने का उद्देश्य? देवराज चौहान ने पूछा। मैं आपकी जानकारी में यह बात लाना चाहती हूँ कि आप पाकिस्तानी सीक्रेट सर्विस आईएसआई की एक एजेंट के जाल में फंसे हुए हैं। क्या कोई दिव्य चमत्कारी शक्ति किसी की सीक्रेट एजेंट भी हो सकती है? दिव्य और चमत्कारी? प्रिंसेस तान्या का लहजा व्यंग्यात्मक हो गया। क्या आपको इसमें कोई शक है? जबकि आपके 2 आदमी इस तरह मारे गए हैं, जिस तरह की कभी कोई नहीं मरा होगा। वो मौतें मेरे लिए जरूर हैरान कर देने वाली होती अगर मुझे यह न मालूम होता कि मोहिनी की जिंदगी का बहुत सा हिस्सा नेपाल, तिब्बत और चीन में गुजरा है। तिब्बत के लामाओं के रहस्यमय ज्ञान के बारे में तो आपने सुना ही होगा, और उसके कुछ प्रभाव नेपाल तक फैले हुए हैं। और अफ्रीका तथा चीन का काला जादू तो दुनिया भर में मशहूर है। वो कई साल अफ्रीका के दूर दराज के अंधेरे जंगलों में भी रह आई है। इस तरह तो आप मेरी बात की पुष्टि ही कर रही हैं कि मोहिनी उन इलाकों में रहस्यमय शक्तियां प्राप्त कर चुकी है। नहीं, प्रिंसेस तानिया ने बड़े विश्वास से कहा। उसने सिर्फ इतना ही किया है कि वहां की विशेषताओं को साइंटिफिक रंग दे दिया है। आज साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि साइंस के बहुत से आविष्कारों को जादू का दर्जा दिया जा सकता है। मेरे उन दोनों आदमियों को मारने के लिए उसने कुछ ऐसे जहरों का इस्तेमाल किया है जो सिर्फ अफ्रीका में ही पाए जाते हैं। जो जहर मथुरा रेलवे स्टेशन पर इस्तेमाल किया गया, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं जानती, लेकिन चौपाटी पर मेरे आदमी को मारने में जो जहर काम में लाया गया, वो तिब्बत की एक बूटी से बनाया जाता है। आपको उस जहर के बारे में कैसे पता चला? देवराज चौहान ने पूछ लिया, बात काटकर।
मैंने उस जहर के बारे में साइंस मैगजीन के छपे एक लेख में पढ़ा था, लेकिन मुझे अब उस बूटी का नाम नहीं याद। उस जहर की यह खासियत है कि वो इंसान के शरीर में भयंकर दर्द पैदा कर देता है और दर्द गर्दन से शुरू होता है। परिणाम यह होता है कि इंसान के हाथ उसकी गर्दन तक पहुंच जाते हैं। ओह! देवराज चौहान प्रिंसेस तानिया के एक क्षण रुकने पर बोल उठा। हाँ, और दर्द बढ़ता ही जाता है तथा गर्दन दबाने में उसमें कमी आ जाती है। लेकिन कमी कम होती है जबकि दर्द बड़ी तेजी से और ज्यादा बढ़ता जाता है। परिणाम यह होता है कि इंसान इतनी देर अपनी गर्दन दबाता जाता है कि उसकी सांसें घुट जाती हैं। देवराज चौहान ने कुछ देर कुछ सोचा, फिर सिर हिलाता हुआ बोला, इस किस्म के जहरों का होना असंभव नहीं है, लेकिन मेरे साथ जो हैरान कर देने वाली घटनाएं होती चली आ रही हैं, उनका क्या मतलब है? जैसे कि तभी देवराज चौहान को रजिया का ख्याल आया और उसने उधर देखा जिधर रजिया गई थी। रजिया की तरफ से परेशान न हो, प्रिंसेस तानिया बोली। मैं ऐसा इंतजाम करके आई हूँ कि रजिया जल्दी नहीं लौट सकेगी। देवराज चौहान ने बड़े ध्यान से प्रिंसेस तानिया के चेहरे पर देखा। प्रिंसेस तानिया के होठों पर विजयी मुस्कुराहट थी। मैंने अगर मोहिनी से टक्कर ली है, प्रिंसेस तानिया ने गंभीर होते हुए कहा, तो प्रकट है कि मेरे भी कुछ साधन और पहुंच होगी। जी, प्रकट है। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। हाँ, तो आप कुछ दूसरी रहस्यमय घटनाओं का भी जिक्र कर रहे थे। हाँ, देवराज चौहान बोला। पहली घटना तो वो है जब मैं पहली बार मोहिनी से मिला था। बल्कि मिला था का शब्द भी गलत प्रयोग कर बैठा हूँ। मैंने उसे देखा तक नहीं था, लेकिन महसूस यही किया था कि वो मेरे सामने सोफे पर बैठी बातें कर रही थी। मैंने उसके कपड़ों की सरसराहटें भी सुनी थी। फिर उसके कदमों की चाप को कमरे की खिड़की तक जाते हुए भी सुना था। फिर खिड़की के भारी पर्दे खुद ब खुद सरक गए थे। पर्दे सरकाने का काम आजकल रिमोट कंट्रोल मैकेनिज्म से भी किया जाता है। मोहिनी उस समय बराबर वाले कमरे में बैठी होगी। वहीं से उसने रिमोट का इस्तेमाल किया होगा। वहीं से वो माइक्रोफोन द्वारा आपसे बातें कर रही होगी। कपड़ों की सरसराहट भी माइक्रोफोन से प्रसारित की जा सकती है। आपके सामने जो सोफा था, उसमें कोई स्पीकर छुपा हुआ होगा और कोई खुफिया माइक्रोफोन भी, जो आपकी आवाज उस तक पहुंचा रहा होगा। यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है, लेकिन मैंने उसके पैरों की आवाज खिड़की की तरफ जाती हुई सुनी थी। क्या आप पहले कभी दिल्ली आए हैं? प्रिंसेस तानिया ने पूछा। पता नहीं, कुछ याद नहीं आता। तो फिर आपने कभी लाल किले में होने वाला लाइट एंड साउंड प्रोग्राम नहीं देखा होगा। यह क्या होता है? देवराज चौहान को कुछ याद ही नहीं था। लाल किले में दीवाने खास और दीवाने आम वगैरह के सामने दर्शकों के लिए कुर्सियां बिछी होती हैं। प्रोग्राम शुरू होने से पहले पूरी तरह अंधेरा कर दिया जाता है। यह प्रोग्राम सिर्फ रात के वक्त ही होता है। फिर अचानक दीवाने खास में रोशनी हो जाती है और नकीब की आवाज सुनाई देती है कि बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं। फिर बादशाह सलामत के कदमों की आवाज सुनाई देती है जो दीवाने खास में जाकर थम जाती है। संक्षेप में यह कि फिर बादशाह सलामत की आज्ञा पर मुजरा शुरू होता है। मैं यह स्पष्ट कर दूं कि वहां कोई दिखाई नहीं देता, सिर्फ आवाज सुनाई देती है। उसके बाद जनान खाने में भी रोशनी हो जाती है। औरतों की हल्की हल्की हंसी और बातें करने की आवाज सुनाई देती है, जैसे वो भी मुजरे का आनंद उठा रही हो। प्रिंसेस तानिया ने रुक कर देवराज चौहान की तरफ देखा। देवराज चौहान तन्मयता से उसकी बातें सुन रहा था। प्रिंसेस तानिया फिर कहने लगी। फिर अचानक मुजरा खत्म हो जाता है और नकीब की आवाज सुनाई देती है कि कोई आदमी बादशाह सलामत के लिए कोई संदेश लेकर आया है और हाजिर होने की इजाजत चाहता है। बादशाह सलामत की इजाजत के बाद दर्शकों को अपने पीछे घोड़ों की टापों की आवाज सुनाई देती है जो तेजी से निकट आती चली जाती है, यहाँ तक कि दर्शकों के पास से गुजरकर दीवारें खास के पास जाकर रुक जाती है। और तब तक भी कोई दिखाई नहीं देता? देवराज चौहान ने आश्चर्यचकित होकर पूछा। बिल्कुल नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो ऐसे कि वो सारी आवाजें एक टेप रिकॉर्डर से प्रसारित की जाती हैं और उस क्षेत्र के हर जरूरी हिस्से में स्पीकर छुपे हुए हैं। उनको विभिन्न स्थानों पर या नीचे इस तरह छुपाया गया है कि वो किसी को दिखाई नहीं देते और एक ऑटोमेटिक सिस्टम द्वारा
कभी कोई और कभी कोई दूसरा स्पीकर काम करता है। मिसाल के तौर पर जब घोड़े की टापों की आवाज सुनाई देती है, तब दर्शकों के पीछे छुपे स्पीकर काम करते हैं। फिर वो स्पीकर बंद हो जाते हैं और टापों की आवाजें उनसे अगले स्पीकर में सुनाई देने लगती हैं। उसके बाद उससे भी अगले स्पीकर में दर्शकों को ऐसा महसूस होता है कि घोड़ा उनके पीछे से आया, उनके पास से निकला और दीवाने खास तक पहुंच गया। बिल्कुल यही टेक्निक मोहिनी ने भी इस्तेमाल की होगी। उस कमरे के फर्श में स्पीकर छुपे होंगे जो इसी तरह काम करते होंगे। इस तरह आपको उसके पैरों की आहटें खिड़की तक जाती सुनाई दी होंगी। देवराज चौहान स्तब्ध सा प्रिंसेस तानिया की तरफ देखता रहा। अगर वो अपनी याददाश्त न खो बैठा होता तो उसके लिए यह एक मामूली बाजीगरी ही साबित होती। फिर भी सारी बातें अच्छी तरह वर्तमान राजदेव की समझ में आ गई थी। वो सोच रहा था, उचित जानकारी के बगैर छोटी छोटी बातें भी कितनी रहस्यमय लगती हैं। देवराज चौहान लंबी सांस लेकर बोला, ठीक है, यह बात तो समझ में आती है, लेकिन और भी कई बातें हैं जो मोहिनी को चमत्कारी अदृश्य शक्ति साबित करती हैं। कोई मिसाल दो। मैंने कई जगहों पर उसकी आवाजें सुनी हैं, लेकिन वो कभी दिखाई नहीं दी है। चौपाटी पर जब आपका वो आदमी मारा गया था, तभी मैंने मोहिनी के हंसने की आवाज सुनी थी। प्रिंसेस तानिया कुछ देर सोचकर फिर बोली, आपके पास कोई ऐसी चीज है जो आपको मोहिनी ने दी हो? जी हाँ। देवराज चौहान की नजर अपनी कलाई पर बंधी घड़ी पर गई। यह घड़ी मुझे मोहिनी की तरफ से गिफ्ट दी गई है। तो मैं यकीन से कह सकती हूँ कि इसमें कोई छोटा सा ट्रांसमीटर है। यह गिफ्ट आपको इसलिए दी गई है कि इसके जरिए वो रह रहकर आपके होश उड़ाती रहे। मुझे संदेह था कि आपके पास इस किस्म की कोई चीज जरूर होगी। अगर ऐसा न होता तो मोहिनी कभी नहीं जान पाती कि मेरे एक आदमी ने आपको चौपाटी पर बुलाया है। तो फिर इस वक्त भी मोहिनी हमारी बातें सुन रही होगी? देवराज चौहान ने कुछ घबराए हुए ढंग से कहा। नहीं। प्रिंसेस तानिया मुस्कुराई। इस समय तो वह बौखलाई हुई होगी कि उसे आवाजें क्यों नहीं सुनाई दे रही। मेरा यह पर्स जो मेज पर रखा हुआ है, इसमें एक छोटा सा उपकरण है जो अपने आसपास के सारे ट्रांसमीटर्स और मोबाइल फोनों को जाम कर देता है। इसे माइक्रो जैमर कहते हैं। यह विज्ञान युग है मिस्टर राजदेव। आजकल के आविष्कार जादूगरी ही लगने लगते हैं कभी कभी। ठीक है, देवराज चौहान बोला। मोबाइल जैमर का नाम मैंने भी कहीं सुन रखा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब यह घड़ी मेरे पास नहीं थी, तब भी मैं मोहिनी की आवाजें सुनता था। तो आपके पास कोई और चीज होगी। जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए। देवराज चौहान को दिमाग पर जोर डालने की जरूरत ही नहीं थी। उसको वो ब्रीफकेस याद था जो उसके होश में आने के बाद से उसके पास रहता था। देवराज चौहान ने प्रिंसेस तानिया को ब्रीफकेस के बारे में बताया तो वह बोली, तो इसमें सोचने की कोई बात ही नहीं है। जरूर ब्रीफकेस में भी कोई नन्हा सा बग फिट होगा, किसी भी रूप में। देवराज चौहान ने एक बार फिर सिर हिलाया और धीमी सी मुस्कुराहट के साथ बोला, क्या आप इस बात पर यकीन करेंगी कि मैंने कुछ दिन पहले ही आंखें खोली हैं और मैं अपनी याददाश्त खो बैठा हूँ? क्या मतलब? प्रिंसेस तानिया के माथे पर हल्की सी सिलवटें उभर आई थी। मुझे अपना अतीत याद नहीं है, और जब मैंने चेतना के द्वार पर कदम रखा था तो मैं एक टैक्सी में सफर कर रहा था। ओह! प्रिंसेस तानिया ने चिंतित स्वर में कहा, तो मोहिनी ने आप पर कोई ऐसी दवा भी आजमाई है जिससे आप अपना अतीत भूल गए हैं? जी हाँ। देवराज चौहान ने ठंडी सांस लेकर कहा, मुझे कुछ याद नहीं कि मैं कौन हूँ। मेरा नाम राजदेव है भी या नहीं। यह तो निश्चित है कि आप अतीत में कोई आम या गरीब आदमी नहीं थे। प्रिंसेस तानिया मुस्कुराकर बोली, कोई बहुत बड़े किसी लाइन के खास आदमी हैं। आप यह बात कैसे कह सकती हैं? आपके बाएं हाथ में जो अंगूठी है, वो तो आपको मोहिनी ने नहीं दी होगी। नहीं, यह शुरू से ही मेरी उंगली में है। मैं एक राजघराने से संबंध रखती हूँ मिस्टर राजदेव, इसलिए मुझे हीरे जवाहरातों की खूब पहचान है। आपकी अंगूठी में जो पुखराज लगा हुआ है, वो बहुत दुर्लभ किस्म का है और इसकी कीमत
कम से कम 3 लाख रुपए होती है। दूसरी बात यह है कि अंगूठी आपके बाएं हाथ में है। इसका मतलब कि आप या तो शादीशुदा हैं या फिर आपकी सगाई हो चुकी है। देवराज चौहान का दिमाग फिर भटकने लगा। मेरी बीवी या मंगेतर न जाने इस वक्त कहाँ होगी। मेरे लापता होने से वो बेचारी कितनी परेशान हो रही होंगी। राजदेव जी, प्रिंसेस तानिया बोली, आप मुझे अपनी पूरी कहानी सुनाइए। संभव है कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। हाँ जी, देवराज चौहान ने ठंडी सांस भरी। मेरा दिल कह रहा है कि मैं आप पर पूरी तरह विश्वास कर लूं। यही आपके लिए फायदेमंद होगा। रजिया, अब तक मैंने कहा ना कि मैंने उसे अटकवा दिया है। वो उस वक्त तक यहाँ नहीं आ सकती जब तक कि मैं आपके साथ हूँ। और हमारा साथ अब थोड़ी देर का ही है। डिनर के लिए अंदर जाने में अब थोड़ा सा वक्त ही रह गया है। इतने वक्त में आप जल्दी जल्दी मुझे अपनी कहानी सुना डालिए। देवराज चौहान ने अपनी कहानी का आरंभ उसी समय से किया जब टैक्सी में उसकी चेतना जागृत हुई थी। और फिर कहानी सुनाते सुनाते वो सवाल कर बैठा, आखिर वो टैक्सी ड्राइवर मुझे देखकर बुरी तरह क्यों चौंका था, जैसे वो अपनी टैक्सी में मेरे होने से अनजान हो। यह कोई खास बात नहीं, वो भी मोहिनी का ही कोई गुर्गा होगा। उसने वो एक्टिंग इसलिए की होगी ताकि आपकी उलझनें शुरू हो जाएं। देवराज चौहान ने प्रिंसेस तानिया के जवाब से संतुष्ट होकर फिर वो सारी घटनाएं क्रमवार सुनानी शुरू कर दी जो उसके साथ घटी थी। प्रिंसेस तानिया खामोशी से सुनती रही और जब देवराज चौहान चुप हुआ तो वह कुछ सोच रही थी। देवराज चौहान उसकी तरफ देखकर बोला, आपने मेरी कई उलझनें तो दूर कर दी, लेकिन अब आप बताइए, जब पुलिस ने बांद्रा वाले उस भूतहा मकान को घेरा था तो रजिया मुझे लेकर एक सुरंग से भागी थी। लेकिन उस सुरंग का जिस मकान में खुलकर अंत होता था वहां आग लगी हुई थी। वो आग मैंने ही लगवाई थी। मुझे मालूम था कि उन दोनों मकानों को सुरंग के रास्ते आपस में जोड़ दिया गया है। लेकिन मरजाबा उस सुरंग के बारे में नहीं जानती थी। वो वहां से कैसे निकली होगी? देवराज चौहान ने चिंता व्यक्त की और प्रश्न भी पूछ डाला जो उसके मन में शुरू से खटक रहा था। क्या वो वाकई एक बिल्ली है जो जरूरत पड़ने पर लड़की का रूप धारण कर लेती है? प्रिंसेस तानिया हंस पड़ी और फिर गंभीर होकर बोली, धूर्त मोहिनी ने आपके लिए सब कुछ भयानक और रहस्यमय बना दिया था, लेकिन अब मैं उसके सारे रहस्यों के पर्दे फाड़ दूंगी। नहीं राजदेव जी, जाबा सिर्फ एक आम लड़की है और उसका नाम भी मरजाबा यानी काली बिल्ली नहीं बल्कि गुरबा है। वो वहां से एक और सुरंग के रास्ते एक और बिल्डिंग में पहुंच गई थी। उस सुरंग के बारे में मैं भी नहीं जानती थी। मोहिनी ने ऐन वक्त पर उस सुरंग के बारे में बताया था। अगर जाबा नहीं गुरबा बिल्ली नहीं है तो मैंने कैसे दीवार पर उसकी परछाई को बिल्ली की परछाई के तौर पर देखा था? उसके बारे में तो मैं आपको सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि वो आपका वहम होगा, क्योंकि आपके दिमाग में यह बात घर कर गई कि गुरबा एक बिल्ली है, तो आपके वहम नहीं उसकी परछाई को बिल्ली की परछाई समझा होगा। प्रिंसेस तानिया का जवाब देवराज चौहान के लिए संतोषजनक नहीं था, लेकिन देवराज चौहान ने बहस करना फिजूल समझा और दूसरा सवाल दाग दिया। रजिया मुझे आग में खड़ी नजर आई थी, उसके बारे में आप क्या कहेंगी? उसके बारे में मुझे सोचना पड़ेगा कि यह कैसे संभव हो सकता है, मगर आप खुद बता चुके हैं कि रजिया आपको इस बारे में बताने वाली थी कि उसी समय बांद्रा वाले उस मकान पर पुलिस का छापा पड़ गया था। साफ है कि वो किसी किस्म की बाजीगरी या कोई ऐसा स्टंट था जैसे कि फिल्मों में दिखाए जाते हैं। लेकिन देवराज चौहान ने कुछ कहना चाहा, मगर उसी वक्त प्रिंसेस तानिया एकदम चौंक कर इधर उधर देखने लगी थी। ओह, वो बोली, पार्टी का समय हो गया है। विशेष अतिथि मिस्टर आर्नोल्ड अपनी जगह से खड़े हो चुके हैं। अब भी अगर आपके दिमाग में कोई उलझन बाकी है तो मैं वह भी अगली मुलाकात में दूर कर दूंगी। अगली मुलाकात? देवराज चौहान के मुंह से निकला। कहाँ और कब होगी? कल शाम 5 बजे। आप इस पते पर मुझसे जरूर मिलिए, लेकिन आप बिल्कुल अकेले आइएगा। कहते कहते प्रिंसेस तानिया ने
एक कार्ड पर्स से निकालकर देवराज चौहान को दे दिया। फिर वो कुछ कहे सुने बगैर तेजी से एक तरफ चली गई थी। सूचना और प्रसारण मंत्री, उनके साथी नेता और अभिनेता अभिनेत्रियां आर्नोल्ड को घेरे हुए हंसते मुस्कुराते होटल की इमारत की तरफ जा रहे थे। उनके पीछे दूसरे मेहमान थे। उस समय देवराज चौहान ने रजिया को देखा। वो तेजी से उसकी तरफ आ रही थी। देवराज चौहान ने रजिया के चेहरे पर हवाइयां उड़ती देखी। देवराज चौहान के पास पहुंचकर रजिया धम से कुर्सी पर ढेर हो गई। उसके माथे और चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। क्या हुआ? देवराज चौहान ने आश्चर्य प्रकट किया। तुमने बड़ी देर लगा दी। हमारा प्लान तबाह हो चुका है। हमारा दुश्मन वार कर गया। क्या मतलब? देवराज चौहान चौंका था। मुझे जिस आदमी से रिवॉल्वर लेना था, मैं उस आदमी तक पहुंच ही नहीं सकी। रजिया ने लंबी सांस लेकर कहा। लेकिन क्यों? तुम उस आदमी तक क्यों नहीं पहुंच सकी रजिया? रास्ते में ही मुझे एक आदमी ने रोक लिया था और सख्त सी चीज मेरी कमर में गड़ाकर बोला था कि मैं चुपचाप उसके साथ चलकर एक खाली मेज पर बैठूं। वो बात करते करते मुस्कुरा रहा था ताकि कोई हमें देख भी रहा हो तो उसे शक न हो। मैं उसकी बात मानने के लिए मजबूर थी। जब हम मेज पर जा बैठे तो उस आदमी ने आदेश दिया था कि मैं बस चुपचाप बैठी रहूं। वो मुझसे कोई बात नहीं करना चाहता था। रजिया ने रुककर गहरी सांस ली। देवराज चौहान उत्सुकता से उसकी तरफ देख रहा था। रजिया मरी हुई सी आवाज में बोली। फिर जब खाने का वक्त हो गया तो उस आदमी ने हंसते हुए मुझे फाउंटेन पेन दिखाया जिसे मेरी कमर में चुभोकर उसने ऐसा प्रभाव दिया था कि वो रिवॉल्वर की नाल है। उसके बाद वो बड़े आराम से उठा था और लोगों में मिलकर गायब हो गया था। मैं फौरन उस जगह पर पहुंची थी जहां से मुझे रिवॉल्वर लेनी थी, लेकिन वहां मुझे वो आदमी ही नहीं मिला जिसने मुझे रिवॉल्वर देनी थी और मैं वापस तुम्हारे पास आ गई हूँ। रजिया ने फिर ठंडी सांस ली। वाह! देवराज चौहान ने व्यंग से कहा। और तब तुम्हारी महान मोहिनी कुछ नहीं कर सकी? इस बात पर तो मैं भी हैरान हूँ। रजिया ने भर्राई हुई आवाज में कहा। मुझे महान मोहिनी जी की आवाज भी नहीं सुनाई दी थी और उन्होंने मुझे किसी किस्म का कोई इशारा तक नहीं दिया था। शायद उसकी शक्तियां दम तोड़ चुकी हैं। देवराज चौहान ने फिर व्यंग किया। यह तो मैं नहीं मान सकती। फिर रजिया ने चौंकते हुए आसपास देखा और हड़बड़ाकर बोली। ओह, उठो, लगभग सारे लोग ही अंदर जा चुके हैं। देवराज चौहान रजिया के साथ प्रेसिडेंट होटल की भव्य और सजीली बिल्डिंग में आ गया, लेकिन उसका दिमाग अब फिर इतना उलझा हुआ था कि उसे सम्मान प्रदान करने की और डिनर पार्टी की कोई भी बात याद नहीं थी। सूचना प्रसारण मंत्री ने क्या कहा, आर्नोल्ड ने अपने धन्यवाद भाषण में क्या बोला, खाना कैसा था, देवराज चौहान को कुछ याद नहीं था। देवराज चौहान का दिमाग इस बात में अटक गया था कि आखिर प्रिंसेस तानिया को उससे ऐसी भी क्या हमदर्दी है कि वो मोहिनी का विरोध करके उसकी मदद करने को तैयार हो गई थी। क्या सिर्फ इसलिए कि वो मोहिनी की दुश्मन थी और राजदेव की मदद करके वो अपरोक्ष रूप से मोहिनी को चोट पहुंचाना चाहती थी? देवराज चौहान सोच रहा था, बात चाहे कुछ भी हो, लेकिन प्रिंसेस तानिया मेरे काम आ सकती है। उसने मेरी बहुत सी उलझनें दूर कर दी हैं। मोहिनी का जादू टूट रहा है। अब वो मेरी नजर में एक अदृश्य चमत्कारी हस्ती नहीं रह गई है। प्रेसिडेंट होटल से उनकी वापसी रात 10:30 बजे हुई थी। रजिया हारे हुए खिलाड़ी की तरह कार चला रही थी और देवराज चौहान उसके बराबर में खामोश बैठा हुआ था। अब देवराज चौहान को यह उलझन थी कि मोहिनी की आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही है। अब इस कार में तो प्रिंसेस तानिया का कोई जैमर नहीं है जो किसी की प्रसारण को जाम कर देता। वो दोनों अपने होटल पहुंच गए। रजिया ने काउंटर गर्ल को की कार्ड दिखाई तो उसने कमरे की चाबी रजिया को दे दी। वो लिफ्ट से ऊपर पहुंच गए। फिर जैसे ही वो दरवाजा खोलकर अंदर गए, देवराज चौहान चौंक पड़ा। उनके सामने जाबा उर्फ गुरबा खड़ी हुई थी। गुरबा ने हल्के से सिर हिलाकर उनका अभिवादन किया। तुम ड्राइंग रूम में ही सो जाओ, रजिया ने गुरबा से कहा और देवराज चौहान को साथ लेकर बेडरूम की तरफ बढ़ गई। गुरबा को देखकर रजिया को जरा भी हैरानी नहीं हुई थी, लेकिन देवराज चौहान का दिमाग बुरी तरह उलझ गया था।
अब नई उलझन यह थी कि आखिर गुरबा कमरे में कैसे आई। यह तो असंभव था कि उसे चाबी काउंटर से मिली हो। किसी भी कमरे की चाबी लेने के लिए उस कमरे का की कार्ड दिखाना बहुत जरूरी था, और यह तो देवराज चौहान के सामने की बात थी कि रजिया ने काउंटर पर की कार्ड दिखाकर चाबी ली थी। तो क्या गुरबा वाकई बिल्ली थी जो रोशनदान से अंदर आ घुसी थी? देवराज चौहान बड़बड़ाया। देवराज चौहान का प्रिंसेस तानिया की बातों पर विश्वास फिर डोलने लगा था। प्रिंसेस तानिया ने गुरबा के बिल्ली होने से इनकार किया था। वैसे गुरबा थी भी तो प्रिंसेस तानिया की ही कार्यकर्ता। इसी ने मुझे लेटर दिया था कि मैं प्रिंसेस तानिया से मिलूं। तो फिर देवराज चौहान सोच रहा था। और इसी तो फिर सवाल की गहराई में देवराज चौहान को नींद आ गई। सुबह जब देवराज चौहान जागा तो रजिया कमरे में नहीं थी। देवराज चौहान ने सोचा, हो सकता है वो नहा रही हो और कहीं जाने के लिए तैयार हो रही हो। देवराज चौहान लेटा हुआ रजिया के बारे में सोच रहा था कि उसके कानों में मोहिनी की धीमी धीमी सी आवाज सुनाई दी। गुड मॉर्निंग राजदेव साहब। देवराज चौहान ने अनचाहे ही गहरी सांस ली। इसके साथ ही देवराज चौहान के दिमाग में यह सवाल भी गूंजा कि किसी भी ट्रांसमीटर से आवाज तो सुनी और सुनाई जा सकती है, लेकिन मोहिनी को यह कैसे पता चला कि वो जाग गया है? कुछ बोलो राजदेव। मोहिनी की आवाज फिर देवराज चौहान को सुनाई थी। क्या बोलूं? देवराज चौहान ने पहलू बदला। कल की पार्टी कैसी रही? बहुत ही शानदार, क्योंकि वहां तुम्हारा प्लान फेल हो गया था। जवाब में देवराज चौहान को मोहिनी के हंसने की आवाज सुनाई दी। फिर मोहिनी ने कहा था, कल मुझे बिल्कुल समय पर सूझा था कि मैं थोड़ी देर के लिए अस्थायी रूप से अपना प्लान फेल हो जाने दूं। अपने किसी निजी कारणों से मुझे यह फैसला करना पड़ा। और वो कारण यह था कि तुम बहरी हो गई थी। क्या मतलब? मतलब यह कि मेरी घड़ी में लगा बग जाम कर दिया गया था। देवराज चौहान का लहजा जहरीला हो गया था। मोहिनी की हंसने की आवाज फिर देवराज चौहान को सुनाई दी। तो तुम्हें उस बेवकूफ औरत प्रिंसेस तानिया की सब बातों पर यकीन आ गया? देवराज चौहान को झटका सा लगा। देवराज चौहान तो समझ रहा था कि मोहिनी को प्रिंसेस तानिया के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मोहिनी की रहस्यमय आवाज फिर सुनाई दी। मुझे उन सब बातों के बारे में भी मालूम है जो तुम दोनों ने की थी। अभी तुम उन सब बातों को किसी और मौके के लिए उठा रखो। अब फौरन तैयार हो जाओ। ड्राइंग रूम में रजिया तुम्हारा इंतजार कर रही है। उसने तुम्हें जगाया इसलिए नहीं, ताकि तुम पूरी नींद लेकर तरोताजा हो जाओ। क्या हमें कहीं जाना है? देवराज चौहान ने पूछा। मोहिनी खामोश रही। उसकी आवाज नहीं आई। क्या हमें कहीं जाना है? देवराज चौहान ने फिर पूछा। देवराज चौहान को अब भी कोई जवाब नहीं मिला। देवराज चौहान बुरा सा मुंह बनाकर बिस्तर से उठा और बाथरूम में जा घुसा। अब देवराज चौहान के दिमाग में यह बात घर करती जा रही थी कि मोहिनी कोई अदृश्य या चमत्कारी शक्ति हो या न हो, लेकिन प्रिंसेस तानिया से ज्यादा ताकतवर जरूर है। जब देवराज चौहान तैयार होकर ड्राइंग रूम में पहुंचा तो रजिया वहां बैठी एक मैगजीन के पन्ने पलट रही थी। देवराज चौहान को देखते ही रजिया ने फोन का रिसीवर उठाया और रूम सर्विस को नाश्ता भेजने के लिए कहा। गुरबा कहाँ है? देवराज चौहान ने यूं ही पूछ लिया। दूसरे कमरे में है। क्यों? यूं ही पूछ लिया। देवराज चौहान एक सोफे पर बैठ गया था। हमें अब एक लंबी यात्रा पर जाना है, रजिया ने वॉल क्लॉक पर देखते हुए कहा। कहाँ? देवराज चौहान चौंक गया। आगरा। क्यों? क्योंकि अब उस आर्नोल्ड को वहीं कत्ल किया जा सकता है। कल रात को महान मोहिनी देवी ने मुझे सारे निर्देश दे दिए हैं। कल रात जो कुछ भी हुआ, महान देवी मोहिनी उससे अनजान नहीं थी। किसी डिप्लोमेसी के अंतर्गत उन्होंने प्रिंसेस तानिया को ढील दे दी। अपनी स्कीमों को वो खुद ही समझ सकती हैं। रजिया बोलती रही थी और देवराज चौहान के दिमाग में यह बात चकराती रही थी कि आज शाम को 5 बजे वो प्रिंसेस तानिया से कैसे मिल सकेगा। नाश्ते के बीच रजिया ने देवराज चौहान से कहा, आज शाम आर्नोल्ड को ताजमहल दिखाने आगरा ले जाया जाएगा और कल फतेहपुर सीकरी की प्राचीन इमारतें दिखाई जाएंगी। फतेहपुर सीकरी का वो इलाका
ऐसा वीरान और निर्जन है कि वहां तुम बड़ी आसानी से अर्नोल्ड को शूट कर सकोगे। तो फिर हम कल सुबह भी तो आगरा जा सकते हैं, देवराज चौहान ने कहा। किसी भी बात पर एकदम यकीन करके उससे सहमत हो जाना इस स्थिति में भी देवराज चौहान के स्वभाव में नहीं था। नहीं, रजिया ने जवाब दिया, हमारा आज ही जाना जरूरी है। वो क्यों? ताकि मैं तुम्हें फतेहपुर सीकरी ले जाकर वहां की सारी छोटी बड़ी इमारतें दिखा सकूं और उस लोकेशन को भी चुन लिया जाएगा जहां से तुम आर्नोल्ड पर छुपकर गोली चला सको। इस बार तुम्हें टेलीस्कोपिक राइफल दी जाएगी ताकि तुम बहुत दूर तक साफ देख सको। उससे तुम्हें आर्नोल्ड का निशाना लेने में दिक्कत नहीं होगी और उसके बाद फांसी के तख्ते पर पहुंचने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देवराज चौहान ने तीखे और कड़वे स्वर में कहा। मैं तुम्हें पहले भी कह चुकी हूँ, रजिया बोली, कि महान मोहिनी देवी के आदेशों का पालन करने वालों को दुनिया की कोई भी ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। देवराज चौहान चुप रह गया। इस विषय पर बहस करना व्यर्थ ही था। 10 बजे थे जब देवराज चौहान और रजिया दिल्ली से आगरा के लिए कार से ही चल पड़े थे। जब वो आगरा की सीमा में पहुंचे तो देवराज चौहान का भूख के मारे बुरा हाल था। रजिया एक तरफ इशारा करके बोली, यह एक चौराहा था। वो देखो, वो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की मूर्ति है। लेकिन तब तक शास्त्री की मूर्ति वाला चौराहा पीछे निकल चुका था, क्योंकि देवराज चौहान को उस वक्त भूख और खाने में ज्यादा दिलचस्पी थी। क्या बात है? रजिया ने कहा। तुम कुछ परेशान से क्यों हो? भूख से मेरा बुरा हाल है। मैं तुम्हें यहाँ के बहुत शानदार और बढ़िया होटल में खाना खिलाऊंगी, रजिया हंसकर बोली। लोग उस होटल को सिर्फ देखने के लिए भी आते हैं। रजिया ने जहाँ कार रोकी वो लाल पत्थरों की एक मुगल कालीन इमारत थी, जिसके बड़े फाटक के बाहर एक जिंदा हाथी बंधा झूम रहा था। 2 महावत उसकी सेवा में लगे हुए थे। कहाँ है तुम्हारा वो शानदार होटल? देवराज चौहान ने चिल्लाकर पूछा। आ जाओ, होटल भी यहीं छुपा हुआ है, रजिया ने मुस्कुराकर कहा। जब वो एक लंबी राश पर से गुजरकर एक इमारत की लॉबी में पहुंचे तो देवराज चौहान एकदम चौंक पड़ा था। वे एक बहुत मॉडर्न इमारत में थे। खाना खाने के बाद रजिया ने देवराज चौहान को इस शानदार होटल की सैर भी करवाई। वहां जगहों के नाम भी बड़े शायराना थे, जैसे महफिले खास, बार पर लिखा था मैं गदा और स्विमिंग पूल पर फिरदौस नाम का बोर्ड लगा हुआ था। देवराज चौहान का मन था कि वो इस अनोखे होटल में और घूमे फिरे, लेकिन रजिया ने समय की कमी की याद दिलाई और वो दोनों वहां से फतेहपुर सीकरी के लिए कूच कर गए। फतेहपुर सीकरी का यह किला मुगल बादशाह अकबर ने बनवाया था, लेकिन अब किले की वो शान नहीं रह गई थी। उचित देखभाल के अभाव ने किले को धूमिल सा कर रखा था। वहां के रास्ते भी खराब थे, लेकिन एक रास्ते को संवारा गया था। रजिया ने देवराज चौहान को बताया कि इस रास्ते को भी इसलिए ठीक किया गया है क्योंकि आर्नोल्ड के साथ मोटरों का काफिला इसी रास्ते से आने वाला था। और रजिया बोलती रही थी, हमें कोई ऐसी इमारत चुननी है जो इस रास्ते के आसपास हो तो ज्यादा ठीक रहेगा। देवराज चौहान ने कोई जवाब नहीं दिया। उसके दिमाग में तो बवंडर सा घूम रहा था कि क्या वो अपनी मौत के और ज्यादा पास आता जा रहा है। एक जगह रजिया ने कार रोककर कहा, यह इमारत देख रहे हो? देवराज चौहान ने देखा। किले की वो प्राचीन इमारत 3 मंजिला थी। उसकी तीसरी मंजिल पर बुर्जी बनी हुई थी। रजिया ने उसी की तरफ इशारा किया था। मेरा ख्याल है कि यहाँ से तुम सटीक निशाना ले सकोगे। देवराज चौहान ने कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन यही इमारत जरूरी नहीं है, रजिया ने कार आगे बढ़ाते हुए कहा। अभी हम चारों तरफ घूमेंगे, हो सकता है हमें इससे बढ़िया कोई जगह मिल जाए। देवराज चौहान अब भी खामोशी रहा। रजिया लगभग पौन घंटे तक कार को इधर उधर दौड़ाती रही थी और आखिर फैसला हो ही गया था कि देवराज चौहान को किस इमारत की किस जगह छुपकर हॉलीवुड के सुपरस्टार आर्नोल्ड पर टेलीस्कोपिक राइफल से गोली चलानी थी। फतेहपुर सीकरी से वापसी पर उन्हें रात हो गई थी। देवराज चौहान सोच रहा था कि प्रिंसेस तानिया उसके बारे में क्या सोच रही होगी। उसे मेरी तरफ से लापरवाह तो नहीं होना चाहिए, देवराज चौहान सोच रहा था।
शायद उसे पता चल गया हो कि मैं रजिया के साथ आगरा आ गया हूँ। वापसी का आधा रास्ता ही तय हुआ था कि अचानक रजिया ने कार रोक दी थी। वहां दूर दूर तक अंधेरे और सन्नाटे के सिवा कुछ नहीं था। क्या बात है रजिया, तुम्हें यहाँ कार से उतरना है। देवराज चौहान को रजिया के जवाब की बजाय अपने कानों में मोहिनी की आवाज सुनाई दी। वो क्यों? देवराज चौहान ने अनायास पूछ लिया। यह तुमको बाद में बताया जाएगा। अभी तुम कार से उतरो और दाएं तरफ के वीराने में एक 1.5 फलांग तक चलते जाओ। मोहिनी की आवाज देवराज चौहान ने सुनी। घबराओ नहीं, रजिया यहीं रुककर तुम्हारा इंतजार करेगी। देवराज चौहान ने रजिया की तरफ देखा। उसका चेहरा बिल्कुल भावहीन नजर आ रहा था, जैसे उसे इस बात से कोई मतलब ही ना हो कि मोहिनी देवराज चौहान को क्या कह रही है। लेकिन यह तो देवराज चौहान समझ ही गया था कि रजिया ने कार मोहिनी के आदेश पर ही सुनसान अंधेरी सड़क पर रोकी होगी। ना चाहते हुए भी देवराज चौहान को कार से उतरना पड़ा। मरता क्या न करता। देवराज चौहान अंधेरे वीराने में आगे बढ़ता चला गया। 1.5 फलांग अंदाजे से चलने के बाद देवराज चौहान रुक गया और आवाज में दुनिया भर की कड़वाहट भर कर बोला, अब क्या आज्ञा है महान देवी जी? अपने कपड़े उतारो। मोहिनी की आवाज देवराज चौहान के कानों में गूंजी। अब क्या? देवराज चौहान बौखला गया। मैं जो कुछ कह रही हूं वो करो। आवाज आई। लहजे में सख्ती थी। तुम्हारे शरीर पर कपड़े की एक धज्जी भी नहीं रहनी चाहिए। वो घड़ी भी उतार दो जिसके बारे में तुम्हें बताया गया है कि उसमें बग या ट्रांसमीटर है, जेम्स बॉन्ड की फिल्मों की तरह। ओह, और कुछ? हाँ, तुम्हारी उंगली में जो अंगूठी है वो बहुत कीमती पत्थर वाली है। उसे भी उतार कर यहीं रख दो। यह सब कुछ करने के बाद तुम्हें और 1.5 फलांग तक आगे जाना है। बाकी वहां पहुंचोगे तो बताया जाएगा। नंगा ही? हाँ, बिल्कुल नंगा। मोहिनी ने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा। और जरा जल्दी करो, अभी तुम्हें आगरा भी जाना है। इन दिनों याददाश्त खो चुका देवराज चौहान खुद अपने आप को भी भूलकर विवश था। मोहिनी की हर आज्ञा का पालन उसे करना ही पड़ रहा था। देवराज चौहान ने अपने कपड़े उतारकर एक झाड़ी पर डाल दिए। घड़ी और अपनी अंगूठी भी उतारकर वहीं एक पत्थर पर रख दी। देवराज चौहान फिर आगे चल पड़ा, निर्वस्त्र, बाबा आदम जैसा। सुडौल, बलिष्ठ, लंबा तगड़ा शरीर। वो पौराणिक कथाओं का कोई दैवी पात्र लग रहा था। देवराज चौहान लगभग 1 फलांग ही चला होगा कि उसके कानों में फिर मोहिनी की सरसराहट भरी आवाज गूंजी। बस, अब रुक जाओ और यह बताओ कि तुम अब मेरी आवाज कैसे सुन रहे हो? वो घड़ी तो 1 फलांग दूर पड़ी है और तुम्हारे पास और भी ऐसी कोई चीज नहीं है जो मेरी आवाज तुम तक पहुंचा सके। मोहिनी की आवाज इस हालत में भी सुनकर देवराज चौहान दंग रह गया। मोहिनी बोलती रही, दूसरे के बरगलाने में मत आओ राजदेव। मैं अजय हूँ। मेरी रहस्यमय शक्तियों का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मेरी छत्र छाया में रहकर तुम हमेशा फायदे में रहोगे। अब जाओ, कपड़े पहनो और रजिया से जाकर मिलो। तुम्हें आज रात आगरा में ही रहना है और कल आर्नोल्ड को गोली मारनी है। अगर तुम विरोध करोगे तो पहले की तरह बहुत पछताओगे। देवराज चौहान स्तब्ध रह गया। अब उसके पास इसके सिवा कोई विकल्प नहीं था कि वो मोहिनी की काली जादुई, रहस्यमय, अदृश्य और अजय पारलौकिक शक्तियों को स्वीकार कर ले। अब वो मजबूर था कि मोहिनी के प्लान पर अमल करते हुए अगले दिन छुपकर आर्नोल्ड को गोली मार दी। देवराज चौहान ने कपड़े पहने और वापस कार के करीब पहुंच गया। कार की ड्राइविंग सीट पर पहले की तरह अब भी रजिया बैठी हुई विंड स्क्रीन से सामने अंधेरे में देख रही थी। देवराज चौहान रजिया के बराबर बैठ गया और रजिया ने इंजन स्टार्ट करके कार चला दी। उसने देवराज चौहान से कुछ नहीं पूछा था। शायद उसे पहले से ही मालूम था कि देवराज चौहान को अंधेरे में किन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा होगा। आखिर देवराज चौहान ने ही खामोशी तोड़ी। क्या हम वापस दिल्ली जा रहे हैं? नहीं, रजिया ने जवाब दिया। हम आगरा में ही रुकेंगे और उसी होटल में रहेंगे जहां हमने खाना खाया था। क्या मैंने तुम्हें उस होटल का नाम बताया था? मुगल होटल। देवराज चौहान खामोशी रहा।
होटल के नाम से उसे क्या मतलब था? वो फिर बुरी तरह असमंजस में पड़ गया था। प्रिंसेस तानिया की बातों से तो उसे बड़ा हौसला मिला था कि वो किसी काली अदृश्य शक्ति के जाल में नहीं फंसा हुआ, बल्कि इंसानों के बनाए षड्यंत्र चक्र में फंसा हुआ है। लेकिन अब देवराज चौहान को प्रिंसेस तानिया की सारी बातें बचकाना साबित होती प्रतीत हो रही थी। उसने उस हालत में भी मोहिनी की आवाज सुनी थी, जब उसके शरीर पर कपड़े के नाम पर एक धज्जी भी नहीं थी, बल्कि घड़ी, अंगूठी या दूसरी कोई भी चीज उसके आसपास नहीं थी। जहां वो था, वो जगह भी बिल्कुल वीरान और चटियल मैदान थी, जहां छोटी छोटी झाड़ियां ही थी, कोई पेड़ नहीं था। जो देवराज चौहान सोचता कि मोहिनी उस पेड़ के पीछे या पेड़ के अंदर छुपी होगी, और फिर मोहिनी की आवाज तो कहीं दूर से नहीं, बिल्कुल देवराज चौहान के कानों में इस तरह सुनाई दे रही थी, जैसे मोहिनी उससे कुछ इंच की दूरी पर ही खड़ी हो। मुगल होटल में शायद उनके लिए कमरा पहले से ही बुक था। रजिया ने काउंटर से चाबी ली और देवराज चौहान को लेकर उस कमरे में पहुंच गई। देवराज चौहान इतना थक गया था कि कपड़े बदले बगैर ही बेड पर लंबा हो गया था। देवराज चौहान इस वक्त शारीरिक थकान से ज्यादा मानसिक थकान का अनुभव कर रहा था। देवराज चौहान ने एक सिगरेट सुलगा ली। सिगरेट पीने के लिए भी अब उसे एकांत की जरूरत होती थी। लोगों के सामने तो देवराज चौहान विमल ठाकुर के रूप में सिगार पीने पर मजबूर रहता था। सिगरेट पीते हुए देवराज चौहान के मन में एक बात आई, जिसे वो तुरंत जबान पर नहीं ला सका था, क्योंकि रजिया कपड़े बदलने के लिए बाथरूम में गई हुई थी। जब रजिया बाथरूम से निकली तो देवराज चौहान ने फौरन उससे पूछा, क्या मैं अर्नोल्ड पर गोली चला सकूंगा? क्यों? क्यों नहीं चला सकोगे? रजिया गंभीर थी। क्योंकि मुझे याद नहीं कि मैंने कभी टेलीस्कोपिक राइफल तो क्या रिवॉल्वर का भी इस्तेमाल किया हो। महान मोहिनी देवी सब कुछ जानती है तुम्हारे बारे में। रजिया ने मुस्कुराकर कहा, तुम टेलीस्कोपिक राइफल तो क्या बोफोर्स तोप भी चला सकते हो। अगर मेरा निशाना चूक गया तो? देवराज चौहान ने आशंका प्रकट की। तो? रजिया ने चिंतित होकर देवराज चौहान की तरफ देखा। तो मैं नहीं जानती कि महान मोहिनी देवी तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगी। इस स्थिति में मैं चाहता हूँ कि मैं एक बार वो राइफल चलाकर देख लूं। उसका मौका तो शायद अब नहीं मिल सकता। रजिया अब भी चिंतित थी। लेकिन तुम रिवॉल्वर चलाकर अपना निशाना चेक कर सकते हो। कल जब हम दोबारा फतेहपुर सीकरी जाएंगे तो तुम रास्ते में किसी निर्जन स्थान पर गोली चलाकर देख लेना। रिवॉल्वर पर साइलेंसर फिट होगा, इसलिए कोई गोली का धमाका नहीं सुन पाएगा। मगर निशाना? यह कोई समस्या नहीं है। तुम किसी चीज को भी टारगेट बना सकते हो, किसी पत्थर को, किसी पेड़ को या किसी मोर को। क्या तुमने देखा नहीं कि रास्ते में कई जगह मोर नजर आए थे? देवराज चौहान खामोश हो गया, मगर फिर अचानक ही चौंक कर बोला, लेकिन हम कल ही फतेहपुर सीकरी क्यों जाएंगे? तुमने तो बताया था कि आर्नोल्ड को परसों फतेहपुर सीकरी दिखाने ले जाया जाएगा। हाँ, रजिया सिर हिलाकर बोली, वो परसों ही जाएगा, लेकिन तुम्हें कल शाम को ही वहां पोजीशन ले लेनी है। परसों उसका मौका नहीं मिलेगा। सरकारी तौर पर जो सुरक्षा प्रबंध किए जाएंगे, हमें उनकी जानकारी मिल चुकी है। परसों सुबह सारी इमारतों की ऊपरी मंजिलों पर एक एक कमांडो को तैनात कर दिया जाएगा। वो सारे जवान एक ही राइफलों से लैस होंगे और बड़े ही अचूक निशानेबाज होंगे। हो सकता है कि यह काम अंधेरे में ही कर लिया जाए। ओह! देवराज चौहान के मुंह से निकला। हाँ, कल शाम को अंधेरा फैलने से पहले ही सारे टूरिस्ट वहां से चले जाएंगे। उसके बाद ही तुम्हें वहां छुप जाना है। सुबह जब वहां किसी कमांडो को तैनात किया जाएगा, तो तुम्हें बस इतना ही करना है कि किसी तरह उसे बेहोश करके उसकी जगह खुद खड़े हो जाना है। बस? देवराज चौहान ने रजिया की बात काटकर कटीले लहजे में कहा, इतना ही करना है कि एक ट्रेन कमांडो को बेहोश करना है? रजिया मैडम, यह क्या बच्चों का खेल है? मुझे कुछ नहीं मालूम। ये सब बातें सोचकर ही मोहिनी देवी ने यह प्लान बनाया होगा। वो जानती होंगी कि तुम ऐसा कर सकते हो। रजिया ने गंभीरता से कहा, अब सुनो, कमांडो को बेहोश करने के बाद तुम उसकी वर्दी उतारकर खुद पहन लोगे
उसकी वर्दी पहनकर तुम आराम से वहां खड़े हो सकते हो, किसी को भी संदेह नहीं होगा। देवराज चौहान के जिस्म में सनसनाहट बढ़ती ही जा रही थी। उसने थोड़ी सी खामोशी के बाद कहा, जब वो कमांडो वहां पहुंचेगा तो क्या मुझे देख नहीं लेगा? महान मोहिनी देवी ने इस पॉइंट पर भी जरूर सोचा होगा, लेकिन मैं नहीं जानती कि क्या सोचा गया है। उस बारे में मुझे कल पता चलेगा। देवराज चौहान एक ठंडी सांस लेकर चुप हो गया। वो महसूस कर रहा था कि यह अभियान उसके लिए काफी जानलेवा साबित होगा। देवराज चौहान ने सोचा, मुझे रात भर फतेहपुर सीकरी की वीरान इमारतों में से एक इमारत के अंधेरे में अकेला रहना है और उसके बाद जो काम करना है उसकी सनसनी मुझे अभी से दहला रही है। मुझे कुछ नहीं मालूम कि उसके बाद क्या होगा। क्या मोहिनी मुझे वहां से सुरक्षित निकालने में कामयाब हो जाएगी, या उसके आगे देवराज चौहान कल्पना भी नहीं कर सका था। अचानक देवराज चौहान को प्रिंसेस तानिया की याद आ गई कि क्या प्रिंसेस तानिया को मालूम है कि मोहिनी का आर्नोल्ड की हत्या करने का इरादा है। देवराज चौहान शांत मुद्रा में बैठा सोच रहा था। उसने सोचा कि अगर प्रिंसेस तानिया जान गई होगी कि मोहिनी का ऐसा कोई विचार है तो वह मोहिनी को जरूर रोकेगी और आर्नोल्ड की हत्या नहीं होने देगी। तभी टेलीफोन की आवाज सुनकर देवराज चौहान अपनी सोचों की दुनिया से बाहर आया। तब तक रजिया बाथरूम में नहाने जा चुकी थी। देवराज चौहान ने फोन उठाया तो ऑपरेटर ने कहा, सर, आपसे कोई बात करना चाहता है। देवराज चौहान ने सोचा कि यहाँ भला उससे बात करने वाला कौन हो सकता है। देवराज चौहान के माथे पर सिलवटें और ज्यादा बढ़ गई थी। क्या मैं उनको टाल दूं सर? ऑपरेटर ने पूछा। नहीं, देवराज चौहान बोला, बात करवा दीजिए। थोड़े अंतराल के बाद हल्की सी क्लिक की आवाज सुनाई दी और फिर देवराज चौहान ने एक जानी पहचानी आवाज सुनी। हेलो राजदेव जी। वो प्रिंसेस तानिया थी। उसकी आवाज की विशेष खनक से देवराज चौहान उसे हजारों में पहचान सकता था। हाँ जी, देवराज चौहान ने गहरी सांस लेकर कहा, फरमाइए। मैंने दिल्ली में आपसे कहा था कि मुझसे मिल लीजिएगा। जी, कहा था, देवराज चौहान बोला, लेकिन मुझे मौका ही नहीं मिला। उसी समय देवराज चौहान को ख्याल आया कि शायद मोहिनी भी उनकी बातें सुन रही होगी। अब अच्छा रहता कि वो सतर्कता से बातचीत करे। खैर, प्रिंसेस तानिया बोली थी, आप मौका निकालकर मुझसे मिल लीजिएगा, इसी में आपकी भलाई है। मुझे आपसे मिलने की कोई जरूरत नहीं है, देवराज चौहान ने शुष्क स्वर में कहा। क्यों? प्रिंसेस तानिया के लहजे में आश्चर्य का पुट था। क्योंकि अब मैंने महान मोहिनी देवी से वफादारी की कसम खा ली है। देवराज चौहान ने यह इसलिए कहा था ताकि मोहिनी इसे सुन ले और उस पर भरोसा करने लगे। दूसरी तरफ से प्रिंसेस तानिया की ऐसी हंसी सुनाई दी जैसे वो देवराज चौहान के जवाब से मजा ले रही हो। फिर वो बोली, शायद आप यह सोच रहे हैं कि मोहिनी हमारी बातें सुन रही होगी। आप यह डर अपने दिल से निकाल दीजिए। मुझे आपसे फोन पर बातें करनी थी, इसलिए मैंने आपके आगरा आने से पहले ही फिमल ठाकुर के नाम से बुक आपके कमरे में वो जैमर लगा दिया था जो प्रेसिडेंट होटल में मेरे पास था और ये सारी प्रसारण व्यवस्था को जाम कर देता है। इस वक्त मेरी और आपकी बातचीत मोहिनी तक नहीं पहुंच सकती। आपका ख्याल बिल्कुल गलत है प्रिंसेस। देवराज चौहान का लहजा फिर शुष्क था। तो क्या रजिया आपके पास है? नहीं, मेरा भी यही ख्याल था कि वो इस वक्त बाथरूम में होगी। यह आपको कैसे मालूम? देवराज को उसकी बात पर आश्चर्य हुआ था। मेरे पास भी कुछ रहस्यमय शक्तियां हैं, हल्के से ठहाके के बाद कहा गया था। लेकिन फौरन ही प्रिंसेस तानिया फिर गंभीर हो गई थी। मैं उस दुनिया में किसी भी जादू टोने, तंत्र मंत्र और प्रेत पिशाच की शक्ति को स्वीकार नहीं करती हूँ राजदेव साहब। दरअसल यह खाने का समय है और मैं रजिया की आदत के बारे में जानती हूँ कि खाने से वो पहले बात जरूर लेती है, इसलिए मेरा अंदाजा था कि वो इस वक्त बाथरूम में होगी। अब आप निश्चिंत होकर बातें कर सकते हैं, सारे बग जाम हो चुके हैं। आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं प्रिंसेस, देवराज चौहान ने कटु स्वर में कहा। मुझे इसका अच्छी तरह अनुभव हो चुका है कि किसी बग या ट्रांसमीटर से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे हो या न हो। महान मोहिनी देवी हर वक्त हमारी बातें सुन सकती है।
यह ख्याल आपके दिमाग में आया ही क्यों? फिजूल बातों के लिए मेरे पास समय नहीं है, देवराज चौहान ने कहा और रिसीवर क्रेडिट पर रख दिया। उस समय देवराज चौहान काफी तनाव में था। वो प्रिंसेस तानिया से बातें तो करना चाहता था, लेकिन देवराज चौहान के ख्याल में यह सही मौका नहीं था। मौका? सही मौका? देवराज चौहान बड़बड़ाया। शायद ऐसा मौका मुझे कभी भी नहीं मिल सकेगा, जब मैं मोहिनी की मर्जी के बगैर किसी से निश्चिंत होकर बातचीत कर सकूंगा। वो किसी क्षण भी तो मेरी तरफ से अनजान नहीं रहती। देवराज चौहान का ख्याल बिल्कुल सही था। उसे मोहिनी की शक्ति के इतने अनुभव हो चुके थे कि अब कोई खतरनाक प्रयोग करने की मानसिक स्थिति में नहीं था। यह बात देवराज चौहान ने पहले भी सोची थी और अब भी सोची थी कि वो खुद को परिस्थितियों की धारा पर बह लेने दे और अपने सुनहरे समय का इंतजार करे। लेकिन देवराज चौहान यकीन से नहीं कह सकता था उसका वो सुनहरा दौर कब आएगा। देवराज चौहान अपने ख्यालों में इस तरह खोया हुआ था कि उसे बाथरूम से रजिया के निकट आने का पता तक नहीं चला था। देवराज चौहान उस समय चौंका जब रजिया ने उसे संबोधित किया। कहाँ कहाँ की दौड़ हो रही है? ख्यालों ही ख्यालों में राजदेव साहब। रजिया बड़ी प्रसन्नता प्रकट कर रही थी। ओह! देवराज चौहान ने चौंक कर रजिया की तरफ देखा, जो नक से लेकर शिक तक चमक कर बाथरूम से आई थी। देवराज चौहान ने थोड़ा चुप रहने के बाद कहा, क्या स्थिति ऐसी नहीं है कि मैं हर वक्त सोचता ही रहूं? रजिया ने गंभीर होकर देवराज चौहान की बात का जवाब दिया, क्योंकि मैं महान मोहिनी देवी की अपार शक्तियों पर आस्था रखती हूँ, इसलिए मैं कभी परेशान नहीं होती। और तुम, क्योंकि अब तक उनकी महिमा पर विश्वास नहीं करते, इसलिए हर वक्त परेशान ही रहते हो सकता है। देवराज चौहान ने धीरे से कहा, क्या अब डाइनिंग हॉल में चलें या अब भी तुम्हें भूख नहीं है? रजिया ने पूछा। भूख? देवराज चौहान का स्वर कड़वा था, लेकिन फिर वो कुछ सोचकर खामोशी से उठकर खड़ा हुआ। चलो चलते हैं। क्या मुंह हाथ भी नहीं धोगे? आई एम ऑल राइट। रजिया ने लापरवाही से कंधे उचकाए और बोली, तो आओ मिस्टर ऑल राइट, चलो। उन्होंने कमरा लॉक किया और डाइनिंग हॉल में पहुंच गए। रजिया ने खाने से पहले ऑरेंज वाइन मंगवाई। पीने के दौरान उनमें कोई खास बातें नहीं हुई थी। वाइन के बाद उन्होंने खाने का ऑर्डर दिया, लेकिन खाना आने से पहले ही रजिया अचानक चौंककर खड़ी होती हुई बोली, मैं अभी आई। कहाँ जा रही हो? कमरे में, रजिया ने जवाब दिया। बस अभी आती हूँ। सब कुशल मंगल तो है? मैं एक खास चीज कमरे में भूल आई हूँ, जबकि वो चीज मुझे हर वक्त अपने पास रखनी चाहिए, वरना मैं महान मोहिनी देवी के कोप का शिकार हो जाऊंगी। ऐसी भी क्या चीज है? देवराज चौहान ने अचंभे से पूछा। लेकिन रजिया इतनी जल्दी में थी कि उसने शायद देवराज चौहान का सवाल सुना ही नहीं। वो तेजी से मुड़कर लगभग भागती हुई डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गई और देवराज चौहान सोचता रह गया, ऐसी क्या चीज हो सकती है जिसके लिए रजिया इतनी परेशान हो गई है। रजिया गई ही थी कि देवराज चौहान को अपने पीछे से एक स्त्री स्वर सुनाई दिया, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं 3-4 मिनट यहाँ बैठ जाऊं। देवराज चौहान चौंक गया। देवराज चौहान के चौंकने का कारण यह नहीं था कि वो स्वर उसके लिए अनअपेक्षित था, बल्कि वो चौंका इसलिए था क्योंकि वो आवाज प्रिंसेस तानिया की थी। जब देवराज चौहान ने घूम कर देखा तो वाकई पीछे प्रिंसेस तानिया खड़ी मुस्कुरा रही थी। ओह, तशरीफ रखिए, कहते हुए देवराज चौहान ने अनायास ही अपनी कुर्सी थोड़ी पीछे सरका ली थी। थैंक यू। प्रिंसेस तानिया मुस्कुराते हुए देवराज चौहान के सामने बैठ गई। देवराज चौहान असमंजस में प्रिंसेस तानिया को देखता रहा। प्रिंसेस बोली, लगता है आप मोहिनी से बहुत भयभीत हो गए हैं, इसलिए आपने बातचीत अधूरी छोड़कर अचानक ही फोन कट कर दिया था। मोहिनी देवी बहुत महान और चमत्कारी हस्ती है प्रिंसेस तानिया। अच्छा रहे कि आप उनके मुकाबले पर आने का विचार छोड़ दें। प्रिंसेस तानिया के लहजे में बड़ी घृणा थी। उसकी महानता और चमत्कारों के बारे में मुझे सब कुछ मालूम है राजदेव साहब। उनकी महानता यह है प्रिंसेस कि आपने जो कुछ कहा था वो गलत साबित हो चुका है। मतलब, जब मेरे पास घड़ी भी नहीं थी, बल्कि मेरे शरीर पर सूत की एक तार भी नहीं थी, उस समय भी मैंने उनकी आवाज सुनी थी। वाकई?
प्रिंसेस तानिया के माथे पर बल पड़ गए। जी हाँ, यह कैसे हुआ था? देवराज चौहान ने विस्तार से प्रिंसेस तानिया को सब बता दिया कि फतेहपुर सीकरी से आगरा वापस आते समय सुनसान इलाके में उसे किन घटनाओं का सामना करना पड़ा था। सब कुछ सुनकर प्रिंसेस तानिया मुस्कुराकर बोली, मैं सोचूंगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन फिलहाल मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं इस बारे में सोच सकूं और तुम्हें जवाब दे सकूं। अभी मैं तुम्हें दो बातें बता देना चाहती हूँ। पहली बात यह है कि रजिया इस वक्त कमरे में क्यों गई है। इसका कारण यह है कि फोन पर जो मेरी और तुम्हारी बातें हुई थी वो मोहिनी के कानों तक नहीं पहुंच सकी है। कहकर प्रिंसेस तानिया ने देवराज चौहान की तरफ देखा। देवराज चौहान तन्मयता से सुन रहा था। वो जल्दी से बोल उठा, और दूसरी बात यह है कि अब परेशान होकर मोहिनी ने रजिया को निर्देश दिया है कि वो कमरे में वापस जाकर उस जैमर को तलाश करे और तुम्हें कल फतेहपुर सीकरी जाकर कहीं छुप जाना है, ताकि परसों तक सुपरस्टार आर्नोल्ड को गोली का निशाना बना सको। आपको कैसे पता? देवराज पूरी तरह चौंका था। मैं बता चुकी हूँ कि मेरे पास भी कई रहस्यमयी और चमत्कारी शक्तियां हैं। प्रिंसेस तानिया मुस्कुराकर बोली, लेकिन फिर फौरन ही गंभीर होकर कहने लगी, खैर, यह तो मैंने मजाक में कहा था। रहस्य में और चमत्कारी शक्तियां ना मेरे पास हैं, ना मोहिनी के पास। ये सब साधनों की बातें हैं कि मुझे तुम्हारे प्रोग्राम का पता चल सका है, जो कि वास्तव में मोहिनी का प्रोग्राम है। मैं नहीं चाहती कि लाखों करोड़ों दर्शकों के चहेते सुपर हीरो आर्नोल्ड को मार डाला जाए और उसके साथ ही तुम भी मौत को गले लगाने पर मजबूर हो जाओ। इसलिए मैंने प्लान बनाया है कि कल जब तुम फतेहपुर सीकरी में गोली चलाने के लिए जिस जगह छुपोगे, वहां किसी समय मैं भी पहुंचूंगी। क्या? कैसे? देवराज चौहान ने चौंक कर पूछा। वह तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, बस मैं पहुंच जाऊंगी। और अगर आप ना आ सकी तो? मैं ना आ सकी तो मैं अपने किसी खास आदमी को भेज दूंगी। जो? मगर आप या वो खास आदमी वहां क्यों पहुंचेंगे? देवराज ने प्रिंसेस तानिया की बात काट कर पूछा। ध्यान से सुनो, हम तुम्हारी जान बचाने के लिए पहुंचेंगे। मैं या मेरा कोई खास आदमी जो भी जाएगा, वो तुम्हें टेलीस्कोपिक राइफल देगा। वो राइफल बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी राइफल तुम्हें रजिया उपलब्ध करवाएगी। तुम अपनी राइफल हम में से किसी को दे देना और हमारी वाली राइफल ले लेना। मैं वो राइफल भेजूंगी। उसकी और रजिया द्वारा दी गई राइफल में सिर्फ इतना ही फर्क होगा कि हमारी वाली राइफल की नाल में बहुत मामूली सा टेढ़ापन होगा, जो ऊपर से देखने पर नजर नहीं आएगा। उस टेढ़ेपन के कारण तुम्हारा निशाना चूक जाएगा और तुम मोहिनी के इस आरोप से बच जाओगे कि तुमने जानबूझकर सही निशाना नहीं लगाया। क्यों? प्रिंसेस तानिया ने पूछा। ठीक रहेगा? यह बात पक्की है कि वो यह इल्जाम जरूर लगाएगी मुझ पर। तब तुम भी पक्के तौर पर कह देना कि राइफल में ही कोई गड़बड़ है, जो गोली सही निशाने पर नहीं लगी। जब राइफल को चेक किया जाएगा तो यह बात साबित हो जाएगी कि तुम सच कह रहे हो। लेकिन क्या यह साबित होने का मौका आ सकेगा? क्या मतलब? मुझे रत्ती भर भी उम्मीद नहीं कि आर्नोल्ड पर गोली चलाने के बाद इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच में से मैं बचकर निकल सकूंगा। अगर इतने ही हताश हो तो तुम आर्नोल्ड की हत्या करने पर राजी कैसे हो गए? क्या तुमने सोचा नहीं था कि अगर तुम कमांडोज की गोलियों से जिंदा बच भी गए तो गिरफ्तार तो हो ही जाओगे और फिर तुम्हारी जिंदगी का सफर फांसी के तख्ते पर ही खत्म होगा। यह सब मैं सोच समझ चुका हूँ। तो फिर यह कि मैं ऐसी विवशता महसूस कर रहा हूँ कि मैंने अपने आप को वक्त की धारा पर बहने के लिए छोड़ दिया है। मेरी किस्मत की रेखा में जो लिखा होगा वो तो होकर ही रहेगा। देवराज चौहान के होठों से ठंडी सांस निकल गई। खैर, इतना तो मैं तुम्हें यकीन दिलाती हूँ कि तुम गिरफ्तार नहीं होगे। मोहिनी ने तुम्हारे बचाव की कोई न कोई व्यवस्था जरूर की होगी, जिसके बारे में अभी मैं कुछ नहीं जानती। वैसे, प्रिंसेस तानिया कुछ सोचते हुए बोली, मैं भी कोई योजना बनाऊंगी ताकि अगर मोहिनी तुम्हें बचाने में असफल होने लगे तो किसी तरह तुम्हें वहां से निकालने में सफल हो जाऊं। बस शर्त यही है कि तुम मुझसे सहयोग करते रहो। कैसा सहयोग? रजिया द्वारा उपलब्ध करवाई गई राइफल मुझे या मेरे आदमी को देकर
हमारी राइफल से आर्नोल्ड पर गोली चलाकर। आपने अभी कहा था कि आपकी भेजी हुई राइफल बिल्कुल वैसी ही होगी जैसी कि रजिया मुझे देने वाली है। हाँ, आपको कैसे मालूम कि रजिया मुझे किस किस्म की राइफल देने वाली है? प्रिंसेस तानिया मुस्कुराकर बोली। डियर राजदेव जी, मैंने अगर मोहिनी जैसी ताकतवर हस्ती से टक्कर ली है तो यूं ही नहीं ले ली है। मेरे भी अपने कुछ साधन और सूत्र हैं। मेरे कुछ जासूस भी मोहिनी के ग्रुप में मिले हुए हैं। गुरपा देवराज चौहान के मुंह से अनजाने में ही निकल गया। उसके अलावा और भी, प्रिंसेस तानिया ने कहा। फिर बोली, समय बहुत कम रह गया है। रजिया अब आती होगी। तुम मुझे अपना फैसला बताओ। क्या तुम मुझे सहयोग करने के लिए तैयार हो? हाँ, देवराज चौहान ने धीरे से कहा। मैं तैयार हूँ। गुड। प्रिंसेस तानिया की आंखें चमक उठी। आप मोहिनी के दबदबे तले बहुत दबे हुए हैं, इसलिए मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतनी आसानी से मेरी बात मान लेंगे। मैंने कहा ना कि मैंने खुद को वक्त की धारा पर छोड़ दिया है। आगे जो भी हो। अब प्रिंसेस तानिया सीधे देवराज चौहान की आंखों में देखती हुई बोली, क्या आपको डर नहीं कि मोहिनी मेरे और आपके इस समझौते के बारे में जान सकती है और फिर आप उसके गुस्से का शिकार बन सकते हैं? मैंने यह भी कहा है कि अब जो कुछ भी हो, मैं अजीबो-गरीब घटनाओं के भंवर में घिरा अंधाधुंध हाथ पैर मार रहा हूँ। अब मुझे जो भी सहारा मिल जाए, चाहे तिनका हो या शहतीर, मैं उसका सहारा ले लूंगा। वो आप भी हो सकती हैं और मोहिनी देवी भी। जो ज्यादा ताकतवर होगा, मैं उसी का सहारा ले लूंगा। यह क्या बात हुई? प्रिंसेस तानिया चौंकी थी। तो सुनिए, अगर मोहिनी ज्यादा ताकतवर साबित हुई तो वह आपकी योजना पर पानी फेर देगी और मैं अब की तरह तब भी उसके लिए काम करता रहूंगा। और अगर आपने मोहिनी को मात दे दी तब मैं आपके साथ हो लूंगा। बस, तो फिर ठीक है। प्रिंसेस तानिया खड़ी होती हुई बोली, बाकी बातें मिशन खत्म होने के बाद होंगी। अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। प्रिंसेस तानिया ने देवराज चौहान के बोलने का भी इंतजार नहीं किया और तेजी से चलती हुई डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गई। देवराज चौहान कुर्सी पर बैठा सोचता ही रह गया कि क्या मोहिनी को उसकी और प्रिंसेस तानिया की मुलाकात का पता चल गया होगा और क्या मोहिनी ने वो सारी बातें भी सुन ली होंगी जो हम दोनों ने की थी। ये सवाल मकड़ी के जाले की तरह देवराज चौहान के दिमाग में फैलते रहे। भविष्य की परिस्थितियां ही उन सवालों का जवाब दे सकती थी। प्रिंसेस तानिया के जाने के बाद भी रजिया के आगमन को 5 मिनट और लग गए थे। जब रजिया वापस लौटी थी तो कुछ चिंतित सी नजर आ रही थी। क्या हुआ? देवराज चौहान ने उससे पूछा। कुछ नहीं, रजिया ने संक्षिप्त सा जवाब दिया। तुम कोई चीज कमरे में भूल आई थी, क्या वो मिल गई है? छोड़ो उस बात को, रजिया ने कहा। फिर इधर उधर देखती हुई बोली, वेटर अभी तक खाना नहीं लाया? नहीं, देवराज चौहान ने जवाब दिया। क्या बात है, तुम बहुत परेशान सी नजर आ रही हो। शायद तुम्हें वो चीज नहीं मिली। मैंने कहा ना कि छोड़ो उस बात को। रजिया कुछ झुंझला सी गई थी। देवराज चौहान ने गुप्त सी मुस्कुराहट के साथ लापरवाही से कंधे उचकाए और फिर छत की तरफ देखने लगा। देवराज चौहान सोच रहा था कि शायद इस पड़ाव पर मोहिनी की हार हो चुकी है। तभी वेटर खाना ले आया और देवराज चौहान खाने की तरफ आकर्षित हो गया, जैसे वो रजिया को एकदम भूल गया हो। वास्तव में रजिया के व्यवहार ने देवराज चौहान को गुस्सा दिला दिया था। उसका व्यवहार कुछ ऐसा था जैसे वो देवराज चौहान को अपने सामने कुछ भी न समझ रही हो। उसी माहौल में खाना बड़ी खामोशी से खत्म हो गया था। उन दोनों में कोई बात नहीं हुई थी, परंतु खाने के बाद रजिया हल्के से मुस्कुराई। शायद खाने के दौरान उसने अपनी मानसिक परेशानी पर काबू पा लिया था। क्या बात है? रजिया बोली। क्या कुछ नाराज हो गए हो? किस बात पर? देवराज चौहान ने रूखी आवाज में पूछा। शायद तुम्हें मेरा लहजा पसंद नहीं। मुझे क्या पड़ी है मैडम कि मैं किसी के लहजे की परवाह करूं? तुम्हारा जवाब मेरे अनुमान की पुष्टि कर रहा है। रजिया लगातार मुस्कुराई जा रही थी। चलो, माफ कर दो मुझे। रजिया ने बड़े अपनेपन से देवराज चौहान के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहा। दरअसल मैं इतनी परेशान थी कि मेरा लहजा गड़बड़ा गया था। परेशानी में इंसान से ऐसी गलतियां हो ही जाती हैं। क्या तुम नहीं मानोगे कि परेशानी में इंसान को अपने आप पर काबू नहीं रह पाता?
देवराज चौहान गहरी सांस लेकर बोला, हाँ, मुझे वाकई तुम्हारा लहजा पसंद नहीं आया था। उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। छोड़ो उस कथा को। देवराज चौहान खुले दिल से मुस्कुरा दिया। वैसे तब तुम परेशान क्यों थी और अब क्यों नहीं हो? परेशान तो मैं अब भी हूँ, लेकिन मैंने अपने आप पर इतना काबू तो पा ही लिया है कि मेरी परेशानी प्रकट न हो। आखिर बात क्या हुई है? मुझे अफसोस है राजदेव कि मैं तुम्हारे इस सवाल का जवाब नहीं दे सकती। कई बातें ऐसी होती हैं जिन्हें मैं मोहिनी देवी की अनुमति के बगैर किसी को भी नहीं बता सकती। रजिया ने गंभीरता से कहा। छोड़ो उन बातों को। अब देवराज चौहान मुस्कुराया। यह बताओ कि क्या इस होटल में रिक्रिएशन हॉल भी है? क्यों? क्यों ना थोड़ी देर डांस ही किया जाए। मुझे याद पड़ता है कि मैं और क्विक स्टेप वगैरह अच्छी तरह जानता हूँ। नहीं राजदेव, रजिया ने लंबी सांस ली। अब हमें चलकर सो जाना चाहिए। मैं बहुत थकान महसूस कर रही हूँ। तुमने ड्राइविंग भी तो खूब की है। जाते वक्त या वापसी पर मुझे ड्राइव कर लेने देती तो अच्छा रहता। देवराज चौहान ने हमदर्दी से कहा। कल जब हम यहाँ से चलेंगे तो तुम ड्राइव कर लेना, रजिया ने कहा। फिर रजिया ने वेटर को इशारा करके बिल मंगवाया। जब बिल आया तो रजिया ने ही उस पर साइन किए और खड़ी हो गई। वो दोनों वापस कमरे में पहुंचे। थका हुआ तो देवराज चौहान भी था, लेकिन उसे तुरंत नींद नहीं आ सकी थी। अचानक वो सोचने लगा कि मोहिनी क्या कर रही होगी। देवराज चौहान को एक अनोखा ख्याल आया। शायद इस वक्त उसके हाथ में कलम है और वो मेरी कहानी में लिख रही हो कि मैं इस वक्त क्या सोच रहा हूँ। लेकिन क्या मैं वाकई मोहिनी द्वारा रचा गया उसकी कहानी का एक पात्र हूँ? क्या दुनिया में कोई ऐसा लेखक या लेखिका हो सकते हैं जिनके लिखे हुए शब्द एक सच्ची घटना बनते जाएं? देवराज का दिमाग ऐसी ही बातों में उलझा रहा और आखिर वो नींद की गोद में जाकर निश्चिंत होकर सो गया। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।